अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हो पाकिस्तान और मैं हूं आपके साथ ज़रियाब राजपूत। जनाब, आज है इस साल हमारा आखिरी शो इस साल का। हाँ, इंशाल्लाह जो अगला साल होगा उसका आगाज़ एक नए प्रोग्राम के साथ होगा इसी स्टूडियो से, और फिर इंशाल्लाह मेरे जो को होस्ट अनवार हैं जिन्होंने साल भर आप लोगों के लिए बहुत कुछ किया वो मेरे साथ ज़रूर शामिल होंगे, क्योंकि मैंने तो आप लोगों के साल के आखिर में आकर ज्वाइन किया नवंबर से, लेकिन जो कोशिश रही है न्यू पाकिस्तान की टीम की मुझसे पहले भी और मेरे साथ भी और मेरे बाद भी, वो यही रहेगी आइंदा आने वाले दिनों में भी कि ऐसा कंटेंट आप लोगों के लिए पेश किया जाए, प्रोड्यूस किया जाए कि जो आपके लिए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हो, जिससे कुछ ना कुछ आप सीखें और कुछ ना कुछ आपको ज़िंदगी में आगे करने में थोड़ी सी रहनुमाई मिले। और हम लोग हमेशा ये कहते हैं कि कुछ ऐसे स्टोरीज या कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आप लोग चाहते हैं कि न्यू पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म का हिस्सा बने, वो गेस्ट न्यू पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म का हिस्सा बने, तो हमारे कॉमेंट सेक्शन में जाके न्यू पाकिस्तान के पेज पर आप हमें ज़रूर अपने ख्यालात का इजहार कर सकते हैं, अपनी जो फीडबैक है वो हमें ज़रूर दे सकते हैं। तो वी जस्ट होप कि जब अगला साल इंशाल्लाह पीर को आपसे मुलाकात होगी तो वो न सिर्फ हमारे लिए भी एक खुशियों भरा साल होगा, बल्कि दुआ गो हम यही होंगे कि ये साल जाते जाते, क्योंकि अभी भी मेरे ख्याल में 2 दिन बाकी हैं इसके, आप लोगों के लिए खुशियों भरा हो और आने वाला साल भी आप लोगों के लिए नई उम्मीदों से भरपूर उतरे। प्रोग्राम में आगे चलकर ये भी बताएंगे कि अगला साल आपके लिए और हमारे लिए कैसा होगा, कुछ इसका भी हमने इंतजाम कर रखा है आज हमारी न्यू पाकिस्तान की टीम ने। तो जनाब इस पर भरपूर तरीके से बातचीत करेंगे, लेकिन अभी जरा टॉप स्टोरीज शामिल कर लेते हैं। मौलाना शहबाज बिलावल तीनों इन एक्शन। नून लीग और एमक्यूएम में प्यार की पींगें बढ़ने लगी। मौसमियाती तब्दीलियों के पाकिस्तान पर खौफनाक असरात। नामवर पंजाबी शायर अरशद अली मीर की याद में मेला। नया साल किसके लिए होगा अच्छा, किसके लिए बुरा, जरूर बताएंगे आप जी। तो नया साल किसके लिए अच्छा होगा, किसके लिए नहीं होगा, इस पर तो हमने बात करनी ही है, लेकिन सबसे पहले पाकिस्तानी टीम के लिए मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड कितना अच्छा, कितना पुरुमीद साबित हो सकता है, जरा उस पर बात कर लेते हैं। इस पर पाकिस्तानी टीम जो है वो अपनी इनिंग्स खेल रही है, क्रीज पर मौजूद है, और अभी तक की जो रिपोर्ट्स मेरे पास आई हैं, जो हमारे प्रोड्यूसर मुझे बार बार अपडेट कर रहे होते हैं, वो ये बता रहे हैं कि जरा आप शान मसूद जो हैं वो थोड़ा अच्छा परफॉर्म करके गए हैं और उन्होंने 71 गेंदों पर 60 रन दिए हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। पाकिस्तान के लिए आज का जो दिन है वो खासा पुरुमीद नजर आ रहा है। पाकिस्तान अपनी 3 विकेटें गंवा चुका है और इस वक्त उसके बाकी जो खिलाड़ी हैं वो इस वक्त बेंच पर मौजूद है, लेकिन मीनवाइल बाबर आजम और जो सऊद शकील हैं वो इस वक्त क्रीज पर मौजूद हैं। 31 रन इस वक्त बाबर कर चुके हैं और आज जिस तरीके से अभी उन्होंने अपनी फॉर्म में थोड़ा सा उनका रिदम नजर आ रहा है, क्योंकि कल तो वो 1 रन बनाकर आउट हो गए थे, पवेलियन वापस चले गए, तो ऐसा लग रहा है कि अब चूंकि वो थोड़ा सा उनका मोमेंटम बढ़ना शुरू हुआ है, तो वी जस्ट होप कि ये मोमेंटम जो है वो बरकरार रहे। बहरहाल पाकिस्तान को अब मैच जीतने के लिए 194 का जो रन है वो दरकार है। ये हमारा आज का शेड्यूल है कि अगर हम ओवरऑल पूरा दिन परफॉर्म कर जाते हैं तो वी जस्ट होप कि पाकिस्तान मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में एक नई तारीख रकम कर सकता है। और 3 दिहाइयों के बाद ये मैच जो है कामयाबी से जीतने में पाकिस्तानी टीम जो है उसके लिए उम्मीदें जो हैं बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही हैं। तो वी जस्ट होप आप लोग भी दुआएं कीजिए ताकि जो हमारी टीम है वो बेहतर से बेहतर परफॉर्म करती जाए। जो हमारे बॉलर्स हैं उन्होंने तो कल हमने देखा कि एक अच्छी तरीके से बॉलिंग अपना एक्शन दिखाया, लेकिन आज हमारे बैटर्स का बल्ला चलना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये बैटर्स का बल्ला कितनी बेहतरी के साथ चल सकता है, इस पर भी हम प्रोग्राम में बात करेंगे, और इसी पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट सैयद मोहम्मद ओवैस। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग ओवैस। उम्मीदें थोड़ी सी बढ़ना शुरू हो गई हैं और सोचा नहीं जा रहा था कि हम टेस्ट मैच में यहाँ तक पहुँच जाएंगे कि उम्मीदें बड़ी पॉजिटिव सी हो जाएंगी। क्या सिचुएशन आपको लग रही है? अगर बाबर थोड़ा अच्छा खेल जाते हैं, सऊद शकील अभी उनके साथ हैं, मजीद कुछ 20 एक ओवर्स निकाल देते हैं ये लोग इकट्ठे होकर, फिर आगे से रिजवान की बैटिंग आती है, तो एक अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन मिल जाएगा हमें? मेरी तो ख्वाहिश है देखें कि रिजवान तक बैटिंग आपकी ना ही है, क्योंकि बाबर आजम अल्लाह करे कि जो बाबर आजम हम चाहते हैं आज वो आपको नजर आए। इस वक्त तक 34 स्कोर तो कर चुके हैं, लेकिन पैट कमिंस वर्सेस बाबर आजम इस वक्त जारी, और अभी तक मैं देखूं तो पैट कमिंस ने बड़ा टफ टाइम दिया बाबर आजम को, लेकिन बाबर आजम थोड़ा सा आज पूरी उम्मीद नजर आते हैं, कॉन्फिडेंस
उनमें नजर आया। बेशक आज जो स्कोर उन्होंने किया यहाँ पर, वरना आपको पता बड़ा एक बैड पैच जा रहा था ऑस्ट्रेलिया सीरीज में उनका। लेकिन पाकिस्तान के बॉलर्स को अप्रिशिएट करना पड़ेगा, चाहे आमिर जमाल की आप बात करें, शाहीन की बात करें। अब बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस पाकिस्तानी बॉलर्स ने दिखाई। आप वाली बात बिल्कुल ठीक है कि बॉलर्स ने अब अपना काम कर दिया है। अब आपके बल्लेबाजों का वो किस तरीके से इसको लेके चलते हैं। लेकिन ओपनिंग डिपार्टमेंट सबसे बड़ा एक इशू है हमारा। अभी भी स्टिल देखें, कोई इतना बड़ा स्कोर नहीं है पाकिस्तान ने जो चेज करना था। लेकिन मैंने कहा ना कि एक हिस्ट्री पाकिस्तान की रही है, जब तीसरी चौथी इनिंग्स की बात आती है तो पाकिस्तान की बैटिंग जो सी है वो एकदम कोलैप्स करती है। अल्लाह करे कि आज वो कोलैप्स ना करे, आज एक हीरोइक इनिंग्स आपको नजर आए, क्योंकि एमसीजी का ग्राउंड पाकिस्तान के लिए एक अच्छा हंटिंग ग्राउंड, बिल्कुल एक अच्छा हंटिंग ग्राउंड है। और दो बातें अभी आपने अपने डिस्कशन में, एक तो ये कि आप ओपनिंग पार्टनरशिप के हवाले से बात कर रहे थे अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक के हवाले से, उस पर भी मैंने आपका भी तफसीली जो जवाब है वो लेना है। और दूसरा ये कि हमने अक्सर देखा है कि अगर हमारी एक विकेट गिर जाए तो हम लोग प्रेशर ले जाते हैं। अवैस हमारे साथ एक बार फिर से मौजूद है। अवैस प्लीज कंटिन्यू। देखिए, सबसे बड़ा एक इशू जो है ना, अगर बात करें आपके ओपनिंग डिपार्टमेंट का, सबसे बड़ा मसला आपका ये रहा है कि जब आप डॉट बॉल्स बहुत ज्यादा खेलते हैं तो आपने कहीं ना कहीं देखा है वो जो प्रेशर है वो आपके मिडिल ऑर्डर के ऊपर आ जाता है। पिछली अगर आप टेस्ट मैच की बात करें तब भी वही चीज नजर आपको आई। आज भी आप बात करें, जब आपको सबसे ज्यादा जरूरत थी कि आपका ओपनिंग डिपार्टमेंट आपको अच्छा स्टांस यहाँ पर लेके देता, जैसे डेविड वार्नर लेके देते हैं, उस्मान ख्वाजा खेलते हैं, अनफॉर्चुनेटली वो फिर नहीं हो पाए। इमामुल हक पे जो एक काले बादल है वो स्टिल मैं कह रहा हूँ मंडला रहे हैं इस वक्त। और बेशक उनकी 51 की एवरेज है, 50 की एवरेज है, लेकिन स्टिल एक कंसिस्टेंसी होती है परफॉर्मेंस में जो कि इमाम की डिप करती हुई जा रही है, वो ज्यादा परफॉर्म नहीं कर पाए इस चीज को। तो ये बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है कि आई डोंट नो कि अल्लाह करे जो भी आज रिजल्ट निकलता है इस टेस्ट मैच का, इंशाल्लाह जो तगड़ी पाकिस्तान की टीम इस वक्त खेल रही है, मैं तो पूरी उम्मीद हूं कि इंशाल्लाह ये हिस्ट्री चेंज करेंगे। लेकिन अगर आप जीत भी जाते टेस्ट मैच को, अल्लाह करे, तो मेरी ख्वाहिश है कि जो तीसरा टेस्ट मैच है उसके अंदर आप है तो बड़ा मुश्किल कॉल है, मुझे पता है पाकिस्तान इतनी आसानी से मुश्किल कॉल लेता नहीं, लेकिन अगर आप किसी यंग बैट्समैन को, साइम अयूब को इंक्लूड कर दें अपने ओपनिंग डिपार्टमेंट, तो शायद आपको थोड़ा बहुत एक इलेक्ट्रीफाइंग, जो हम बार बार बात करते हैं इंटेंट की, वो आपको नजर आ जाए। क्योंकि स्टिल मैं कह रहा हूं कि आपका जो ओपनिंग डिपार्टमेंट जब तक परफॉर्म ऑस्ट्रेलिया विकेट्स पे नहीं करेगा, आपको एक वो पूरा प्लान नहीं ले आउट करके देगा, तो ये मसले आपके रहेंगे, आपकी टीम प्रेशर में रहेगी। शान मसूद ऐसा कप्तान बहुत जबरदस्त कर रहे हैं। आप देखें जो इंटेंट की हम बार बार बात करते हैं, आपको एग्रेसिव नजर आते हैं। उन्होंने आज भी बहुत अच्छी इनिंग्स खेली, अनफॉर्चुनेटली वो कंटिन्यू नहीं कर पाए। 50 के बाद सवाल है कि वो 50 तो बना रहे हैं लेकिन वो सेंचुरी स्कोर नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन ये बड़ा एक मैं आपको बता ना कि एक प्लेयर होता है जो कि 30-40 खेलता है, 50 खेलता है, लेकिन उसको कन्वर्ट करना वो एक आर्ट है। आपको उसको कन्वर्ट करना आना पड़ता है, आपको लॉन्ग इनिंग्स खेलनी पड़ती है। मैंने बताया ना कि एक मुझे अच्छी बात शान मसूद की लगी, चाहे कप्तानी की बात करो, लेकिन एटलीस्ट आपकी बैटिंग के अंदर आपको एक इंटेंट तो नजर आया ना कि वो रन बॉल तो खेल रहा है लड़का, बाउंड्रीज भी निकाला, एग्रेसिव अप्रोच भी रखता है। तो वो, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की एक हिस्ट्री है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अगर आपने कामयाब होना है तो याद रखिएगा कि आपने एग्रेसिव रहना है। अगर एग्रेसिव वर्सेस एग्रेशन में जाओगे तो आप कामयाब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रहोगे। अगर आप एग्रेशन में अपने आप को अगर आप बिल्कुल ही शैलो में लेके जाओगे तो ऑस्ट्रेलिया आपको बहुत बुरी तरीके से हर्ट करेगा, वो आपको नजर आता है ऑस्ट्रेलियन टीम का। एग्जैक्टली। अच्छा ओवैस, हमने ये भी देखा है कि जो हमारे फैंस हैं, जो कि क्रिकेट लवर्स हैं, आपको पता है सबसे ज्यादा उनका जो है ना चीजों को देखना, उनकी मॉनिटरिंग बड़ी जो है वो मैटर करती है। और हम लोग सोशल मीडिया पर भी यही देख रहे हैं कि लोग अक्सर ये बात करते हुए नजर आ रहे हैं कि जो शान मसूद हैं वो प्रेशर ले नहीं रहे हैं। जहां कहीं भी उन पर प्रेशर बिल्ड किया जाता है सामने वाली टीम की तरफ से, वो कोई ना कोई चौका लगा के, बाउंड्री लगा के वो प्रेशर जो है वो खत्म कर देते हैं। तो ये जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है, ये कितनी मतलब यानी कि इसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। शान मसूद के हवाले से हम लोग बात कर रहे हैं। अवैस हमारे साथ हैं। जी अवैस। क्योंकि अगर हम बॉडी लैंग्वेज की बात करूं तो मैं हमेशा एक सेंटेंस यूज करता हूं कि 23 करोड़ अवाम की जो बॉडी लैंग्वेज है वो आपके कप्तान पर डिपेंडेंट होती है। अगर वो पॉजिटिव नहीं, ऑब्वियसली अगर मैं भी यहाँ बैठा हूँ, आप शो कर रही हैं, तो हमारी बॉडी लैंग्वेज इस वक्त गिरी होती पाकिस्तान टीम की, लाइक क्या पाकिस्तान टीम ने परफॉर्म किया, कप्तान आपका कहां पर नजर आया। तो एक अच्छी बात है कि आपको इंटेंट नजर आती है। उसके बाद मैंने कहा ना, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जब रन बॉल की बात करें, जब आप रन रेट की बात करते हो मेंटेन करने की इन ओवर, तो शान मसूद को मुझे एक अच्छी बात है कि आर्ट है उसको पता है कि मैंने अगर यहाँ पर 3-4 अपना रन बॉल निकाल दिया, सिंगल्स मैंने किए, रोटेट द स्ट्राइक कर रहा हूँ, मुझे अगर बाउंड्री की जरूरत है, मुझे बॉलर को अटैक, हमें बाउंड्रीज की जरूरत है, सिक्सर्स की जरूरत है, लेकिन साथ ही साथ हमें एक अच्छे इंटरनेट की भी जरूरत है। प्लीज अवैस कंटिन्यू। जी अवैस।
भाई इस वक्त पता नहीं क्या हो जाता है, सुबह जब हम लोग स्पोर्ट्स का सेगमेंट करते हैं ना, उस वक्त इंटरनेट जो है वो हमें जवाब दे जाता है, टाटा बाय बाय बोल देता है। इस इंटरनेट को भी ना सुबह सुबह वैसे नाश्ता करने की ज़रूरत है, इसे भी ख्याल रखना चाहिए। लेकिन ये नाश्ता, ये जो सोर्स ऑफ प्रोटीन है वो इंटरनेट के लिए क्या हो सकती है, तो हमारी ITs कंपनीज ये हमें बता सकती है। दुनिया इस वक्त 5G के मज़े लूट रही है, हम लोग इस वक्त अभी 4G पर ही हैं। न जाने कब हम लोग इस चीज़ में एक्सेल करेंगे। और फिर हम लोग डिजिटाइज होने के हवाले से बात करते हैं तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि कुछ चीज़ों को लेकर चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। हमने देखा कि कोविड में जो ये सिचुएशन बनी, तब जाके हमें महसूस हुआ कि हम लोगों को अपनी जो चीज़ें हैं उनको किस तरीके से सोशल मीडिया पर या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कनेक्ट करने की ज़रूरत है थ्रू इंटरनेट। लेकिन अगर इंटरनेट का ये हाल रहेगा तो मेरे ख्याल से जो रनिंग सिचुएशन है ना, वो भी एक क्वेश्चन मार्क लग जाएगी। और अभी तो वैसे भी पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा है। और वैसे हम एक बार फिर से ज्वाइन कर चुका। वैसे अपने इंटरनेट को कोई थोड़ा हेल्दी ब्रेकफास्ट करवाएं ताकि ये भी अच्छा परफॉर्म करे। मेरा तो इंटरनेट अच्छा चल रहा है, पता नहीं शायद ऑस्ट्रेलिया की नजर लगी है इसको। लेकिन मैंने कहा ना कि एक चीज हमेशा आपके बॉडी लैंग्वेज बड़ा इंपॉर्टेंट होता है आपके कप्तान का, कि अगर बॉडी लैंग्वेज उसका पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली आपका बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव होता है, टीम को वो अच्छा लेके चलता है। कल भी मैंने देखा कि जिस वक्त आपको सबसे ज्यादा जरूरत थी ईशान मसूद को कप्तानी के अंदर, जब आप चेंजेस करते हो, आपको पता है विकेट्स नहीं गिल रही, आप अपने बॉलर को, खास करके जो भी एक बॉलर होता है, याद रखिएगा जो भी प्लेयर है वो अपने कप्तान की तरफ देखता है कि यार मेरा कप्तान कितना पॉजिटिव, उसको ऑटोमेटिकली एक एनर्जी आ जाती है। आपके बॉलर्स को जिस तरीके से शफल किया गया यहाँ पर, वो सबसे जबरदस्त एक प्लान था। फिर उसके बाद मैं लिटरली जितना अप्रिशिएट करना चाहूँ, मैं माजरत भी चाहूंगा, शहीनशाह अफरीदी को बहुत क्रिटिसाइज हम लोगों ने किया, सारे मामला हैं, पेस ड्रॉप हुई है, लेकिन जो कल शहीनशाह अफरीदी आपको नजर आए, जो जाने जाते हैं कि पहले ओवर में स्ट्राइक करने पे, वो कल आपको नजर आया। आमिर जमाल की बात करें, आमिर जमाल सुपर्ब थे जिस तरीके से उन्होंने कल इनिंग्स खेली। आपको याद है कि वो आए थे अपना नाइट वॉचमैन के हिसाब से आप कह लें वो आए, और उसके बाद मुझे याद है कि उन्होंने ज्यादा स्ट्राइक रिजवान को दी, फिर शहीनशाह अफरीदी को स्ट्राइक दी जब उनको पता नहीं है हाथ में, फिर उन्होंने एग्रेसिव अप्रोच खुद रखी है 30-31 अच्छा, ये जो एग्रेसिव अप्रोच की हम लोग बात करें ना, प्रेशर ना लेने वाली ओवैस, यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि अच्छी बात है कि हमें एक अच्छा कैप्टन मिला है, लेकिन यही कैप्टनसी के जो गुण हैं ये बाकी टीम मेंबर्स में भी जो है ना प्रिवेल करने चाहिए। वो हमारे प्लेयर्स जो कि प्रेशर ले लेते हैं, जिसमें अब्दुल्ला शफीक के हवाले से भी मैं बात कर रही हूँ, मुसलसल वो कैचेस ड्रॉप करे, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कप्तान को कहीं ना कहीं अपनी थोड़ी सी रहनुमाई देनी होगी। इमाम जो है वो ओपनिंग बैट्समैन है, लेकिन ओपनिंग बैट्समैन होने के नाते वो कंट्रीब्यूशन नहीं दे पा रहे जो उन्हें देना चाहिए। तो यहाँ पर उनकी कैप्टनसी कितना मैटर करती है? देखिए, अगर अब्दुल्ला शफीक की बात करूं तो मैं थोड़ा सा खुद भी हैरान था जब एक प्लेयर जो उनसे वो स्लिप कॉर्डन एरिया के अंदर अच्छा नहीं। हमारा एक बड़ा मसला होता है कि हम ओपनिंग डिपार्टमेंट के प्लेयर को, जो ओपनिंग बैट्समैन है, उसको हम स्लिप कॉर्डन एरिया में खड़ा कर देते हैं। स्लिप कॉर्डन एरिया इतना आसान नहीं होता कैचेस का, और खास करके ऑस्ट्रेलिया में जहां पर फ्लैश लगती है, जहां पर बॉल बड़ा अपराइज आता है, वहां पर आपको बड़ा चौकन्ने रहना पड़ता है कैचेस के लिए। फिर एक मसला ये भी होता है जब आप कैच ड्रॉप करते हो, इतना सिली कैच आप ड्रॉप करो, 2 से 3 कैचेस आपने ड्रॉप किए हो, लिटरली ये नेचुरल चीज है ना कि आपकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल गिर जाती है। उस वक्त उसको उठाना, उसको वापस मैच में लेके आना बड़ा एक टास्क होता है। कप्तान की बात करें चाहे टीम मैनेजमेंट की बात करें तो बड़ा एक चैलेंजिंग पोजीशन वहां पर होती है। इमाम की बात करूं तो इमाम का जो मसला सबसे ज्यादा रहा है वो है रोटेट द स्ट्राइक की बात करें। आपने पिछले मैच में भी देखा उन्होंने बहुत ज्यादा डॉट बॉल्स खेली थी, इतनी ज्यादा रोटेट द स्ट्राइक था नहीं उनके बीच में जो कि प्रेशर कल्टीवेट करता है आपके मिडिल ऑर्डर के ऊपर। मैंने उस दिन भी बात ये कर रहा था कि जिस वक्त आपके ओपनिंग डिपार्टमेंट की बात करूं, ओपनिंग डिपार्टमेंट आपका पूरा जो जाल है जो उनसे बिछाता है मिडिल ऑर्डर के लिए कि वो आके अपनी इनिंग्स को बढ़ाए, एक अच्छा स्टांस जो उनसे हम देखे किए हैं तो अपनी इनिंग्स को वो बढ़ाए। लेकिन यहाँ पर एक डिफरेंट सिचुएशन पाकिस्तान के लिए कि आपका ओपनिंग डिपार्टमेंट परफॉर्म नहीं कर रहा, आपका कप्तान परफॉर्म कर रहा है। फिर उसके बाद आपको पता है बाबर आजम पे थोड़ी सी तनकीद हो रही थी कि वो परफॉर्म अभी तक नहीं कर पाए, लेकिन आज अच्छे कलर में नजर आ रहे हैं। साउथ शकील की बात करें, उनसे बहुत ज्यादा तकवात है। आगा सलमान के ऊपर आप बार बार उनको रिलाय कर रहे हो कि आगा सलमान अपना बेस्ट है, उसको हमने खिलाना है। रिजवान मौजूद है, तो बैटिंग तो पाकिस्तान के पास है, लेकिन मैंने कहा कि जितना आप एग्रेसिव अप्रोच रन बॉल की, मैं हर बॉल पे चौका छक्का नहीं कह रहा, एग्रेसिव अप्रोच रन बॉल भी होती है। आप अपने जितना रोटेट द स्ट्राइक करेंगे उतना आप स्कोर बोर्ड को चलाते रहें, उसको रुकना नहीं चाहिए। ये देखिए इंपॉर्टेंट है। पैट कमिंस की बात करूं वर्सेस बाबर आजम, मुझे वो वक्त याद आ गया डेल स्टेन वर्सेस मोहम्मद हफीज। आपको याद होगा कि जिस तरीके से मोहम्मद हफीज बार बार उनका शिकार हो रहे थे, एक बात बन की हुई थी कि ख्वाबों में शायद उनको डेल स्टेन नजर आते हैं। तो पैट कमिंस जो उनसे वर्सेस बाबर आजम एक बड़ा जबरदस्त कॉन्टेस्ट आज भी आपको नजर आ रहा था कि पैट कमिंस ने बहुत जबरदस्त उनके खिलाफ अपना वो एक प्लान के साथ चल रहे हैं, उनको पता है विकेट कितनी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जहां पर पैट कमिंस एक प्लान के साथ चल रहे हैं, वहां पर आपको टीम की प्लानिंग, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखकर क्या लगता है? बाबर एक अरसे
तक पाकिस्तान के लिए खेलते आए हैं और इंशाल्लाह खेलते रहेंगे। यू बीइंग एक्सपर्ट, आपको क्या लग रहा है, क्योंकि मैच प्रेडिक्टर ये बता रहे हैं कि 65% इस वक्त सिचुएशन ऑस्ट्रेलिया के हाथ में है, रिमेनिंग 35% हमारे हाथ में है। अगर हम पूरा दिन मैच खेल जाते हैं ओवैस, तो हमारे के लिए विनिंग चांसेस कितने बढ़ जाएंगे? देखिए, मेरे लिए मैं कहूंगा 50-50 है स्टिल, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया अभी भी मैच से बाहर नहीं हुआ और पाकिस्तान भी नहीं हुआ, क्योंकि इतना बड़ा स्कोर नहीं है जो आप चेज करें। टेस्ट में जरूर मैंने कहा ना कि आपकी हिस्ट्री रही है कि तीसरी चौथी इनिंग्स आपकी बड़ी फ्लॉप रहती है, कि आपके बैट्समैन हमेशा कोलैप्स कर जाते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट इनिंग्स ये है साउथ शकील और बाबर आजम के, ये किस तरीके से यहाँ पर प्लेटफॉर्म जो उनसे वो ले करते हैं। इस वक्त अपना टी ब्रेक आई गेस लगी हुई है, लंच की ब्रेक जो सी है, लंच की ब्रेक इस वक्त है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि आपके बैट्समैन किस तरीके से इसको आगे लेके चलते हैं यहाँ पर। और खास करके अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया के दिमाग में ये जरूर बात है कि बाबर आजम इज द मेन विकेट। मैंने कहा ना, कल भी मुझे याद है कि जिस वक्त बेशक उन्होंने स्कोर किया हो ना किया हो, जब भी उन पे 1 मिनट के लिए या 2 सेकंड के लिए भी कैमरा लगता है तो कमेंटेटर्स जो उनसे वो बात करते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट ये प्लेयर है। पैट कमिंस ने भी उस दिन कहा, जो मैंने बॉल करवाई इट्स बॉल ऑफ द ईयर, जो बाबर आजम को पड़ी थी, और इट्स अ बिग विकेट, हमें पता है कि कितनी इंपॉर्टेंट विकेट है। तो बाबर आजम को भी कहीं ना कहीं अब रियलाइज करना पड़ेगा कि मैं पाकिस्तान के लिए क्या हूं। लेकिन चीज हमेशा याद रखिएगा, आप टीम यूनिट से जीतते हैं, आप एक प्लेयर से नहीं जीत सकते। एक प्लेयर से आप जीत सकते हो वंस इन अ ब्लू मून, या 2 मैचेस आप जीत जाओगे। आप टीम यूनिट, जब तक आप इंडिविजुअली प्लेयर जो उनसे उस पर नहीं करोगे कि यार तुम्हारा क्या रोल है, तुमने क्या अंदर जाके करना है, अगर आप बैठे रहोगे कि बाबर आजम या शान मसूद हमें परफॉर्म करके देगा या ऊपर से अब्दुल्ला शफीक कर लेगा, बाकी देखी जाएगी, तो ऐसे कभी भी आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर नहीं जीत सकते, कहीं भी नहीं आप जीत सकते। आपको प्रॉपर एक पूरा प्लान चाहिए अपनी टीम का। यहाँ पर अगर आप खेल रहे हो, अल्लाह करे कि बाबर आजम आज 100 करें, साउथ शकील भी आज 50 करे, मेरी ख्वाहिश है कि विकेट ही ना आपकी गिरे, आप यही मैच जीते, लेकिन ना खास तक कहीं करीब जाके आपकी विकेट गिरे। फिर आपके पास प्लान होना चाहिए कि हमने अपनी विकेट्स को कैसे बचा के हमने स्कोर जो उनसे आगे लेके चलना है। क्यों, पाकिस्तान का एक मसला भी रहा है, आपने पिछले मैच में भी देखा होगा, अब्दुल्ला शफीक, शान मसूद बड़ा अच्छा खेल रहे थे, तो एकदम आपकी टीम जो उनसे कोलैप्स कर गई। पिछली इनिंग्स की बात कर रहा हूं मैं, तो आपको वो चीज नहीं करनी। यहाँ पर आपको ये मैच लिटरली आपके हाथ में है, और ये एमसीजी का ग्राउंड, आप जीत सकते हो इस मैच को। बिल्कुल, एमसीजी का क्रिकेट ग्राउंड हम लोग जीत सकते हैं। और आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि इस वक्त सिचुएशन हमारे हाथ में नजर आ रही है, 50-50 है। इस 50-50 को हम लोगों ने किस तरीके से 100 में कन्वर्ट करना है, ये अब हमारी कैप्टनसी और हमारे बॉलर्स को ही देखना होगा। आज का जो ये मैच है वो इंतहाई इंटरेस्टिंग होता चला जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका वैस, आप हमें अपना तज्जिया दे रहे थे, और जितनी भी चीजें आपने यहाँ पर हाईलाइट की वो इंपॉर्टेंट है। लोग भी बिल्कुल इसी निगाह से देख रहे हैं, क्योंकि आज अगर पाकिस्तान मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में ये टेस्ट मैच जीत जाता है तो एक तारीख रकम करेगा। 3 दहाइयां गुजर चुकी हैं पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया के साथ कोई भी टेस्ट मैच जीते हुए, तो यूं पाकिस्तान जाते जाते इस साल का तोहफा दे सकता है। और नए साल के लिए पाकिस्तानी क्रिकेट की टीम जो है वो अपने फैंस का मोराल मजीद हाई कर सकती है, क्योंकि आने वाले दिनों में, आने वाले साल में बहुत से T20 मैचेस जो हैं वो शेड्यूल हैं। उसके लिए पाकिस्तान की तैयारी कैसी होगी, भी न्यूजीलैंड के साथ भी हमारी जो सीरीज है वो शेड्यूल है। तो वी जस्ट होप कि जो आज का मैच है वो बहुत अच्छा। और अभी जैसे कि लंच ब्रेक है, तो इसमें तमाम जो टीम के प्लेयर्स हैं वो सब एक साथ मौजूद होंगे, तो उन्हें प्लान करना चाहिए, उन्हें स्ट्रेटजी बनानी चाहिए कि इफ इन केस खुदा ना खासा अगर बाबर आजम पवेलियन वापस लौटते हैं, या फिर जो साउथ शकील है उनकी अर्ली विकेट गिर जाती है टी ब्रेक खत्म होने के बाद, तो उनको किसी बैड पैच का सामना ना करना पड़े। हम दुआ को हैं, आप लोगों ने, बैटर्स ने बल्ला घुमाना है, तो वी जस्ट होप कि हमारी दुआएं रंग लाएं और आप लोगों की मेहनत रंग लाएं। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे ट्यून्ड। जी वेलकम बैक वंस अगेन एवरीवन। बात कर लेते हैं इस वक्त पॉलिटिकल सिचुएशन के हवाले से, जो कि दिन ब दिन जो है सूरत हाल उसकी खराब होती चली जा रही है। किसी के लिए मामला बहुत आसान है तो किसी के लिए इंतहाई मुश्किल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी का नाम मजीद 12 मुकदमात में शामिल कर लिया गया है कि अदालत ने उन्हें तमाम मुकदमात में जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया है। दूसरी तरफ जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान साहब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ज्यादती नहीं हो रही, बल्कि उनको नुमाया किया जा रहा है।
तो मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतालिक इलेक्शन कमीशन ने हकाइक पर मबनी फैसला दिया था और ये बात हमारे जहन में रहनी चाहिए कि पख्तूनख्वा में ऐसे उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे हैं कि जिनका किसी न किसी तरीके से मोहतरम जज से अजीजदारी और रिश्तेदारी का रिश्ता है। उन्होंने कहा कि पेशावर हाई कोर्ट का फैसला इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात पर हमले के मुतरादिफ है। पूरी कौम अदालत से इंसाफ की तवक्को करती है और इंसाफ की तराजू को एक लाडले की तरफ झुकाया जा रहा है। एक लाडले को मुस्तरद करके मईशत तबाह कर दी गई थी। दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ये कह रहे हैं कि कागजात नामजदगी छीनने का काम बिला वजह किया जा रहा है। कागजात नामजदगी छीनने से किसी को इलेक्शन लड़ने से रोक नहीं सकते। फिर बिलावल ये भी कहते हैं कि पीपल्स पार्टी ने 10 नुकात सामने रखे हैं। अवाम का सबसे बड़ा मसला गुर्बत, महंगाई और बेरोजगारी है। हम चाहते थे कि इन मसाइल का मुकाबला करने के लिए हमारी तैयारी हो। पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है, उसके पास मंशूर है, क्योंकि वो जो कहती है वो कर दिखाती है। जबकि रिटर्निंग ऑफिसर्स ने मानसेरा से नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी पर PTI की जानिब से दायर एतराजात को मुस्तरद कर दिया है। और सीट एडजस्टमेंट की अगर बात करते हैं हम, तो MQM और मुस्लिम लीग नून के दरमियान सीट एडजस्टमेंट के मामले में खासी पेशरफ्त नजर आई है। जराये के मुताबिक कराची से कौमी असम्बली की 5 और सूबाई नशिस्तों पर MQM मुस्लिम लीग नून से बात करने पर तैयार है और ये टोटल 10 सीटें हैं जो सूबाई सीटें हैं जिसके बारे से मैं बात कर रही हूँ। इसी मामले पर बात कर लेते हैं, हमें ज्वाइन करें सीनियर तजज़ियाकार PJ मीर साहब। एंड वेरी गुड मॉर्निंग PJ मीर साहब। मीर साहब, सबसे पहले जरा शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से बात कर लेते हैं। वहां पे रिहाई होती है, वहां पर दोबारा गिरफ्तारी का परवाना जारी हो जाता है। ये उनके लिए हालात साजगार कब होंगे? ये बड़ी अफसोस की बात है कि जो अपने वो एक आईना दिखा रहे हैं, एक क्या कहूँ, एक ऐसा आईना कि जो दुनिया में एक्सेप्ट नहीं होता, ना हो रहा है। और कल मैं हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट गया था तो मैंने वहां देखा कि हमारे तनकीद के और बुरा भला कहने के कोई और अल्फाज नहीं थे। मैं क्या करूं, मैं क्या उनके साथ अब लड़ूं, सारों के साथ क्या बात करूं मैं। अब ये जो बात होती है ये आप छोड़ दें कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। आप अपने इंटरनेशनल ताल्लुकात जो हैं और जो आपके बिजनेसमैन हैं बाहर से, वो उनका एक नो कॉन्फिडेंस हो जाता है आपके सिस्टम के ऊपर। तो ये नो कॉन्फिडेंस होता है, ये हमें ओवरऑल पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाता है इकोनॉमी के सेक्टर के अंदर। कि अगर जिस मुल्क के अंदर कानून हर एक के हाथ में आ जाए और एक डिसीजन आए तो वो खराब है उनके खिलाफ, अगर उनके साथ उनका अपना आ जाता है तो वो बहुत अच्छा डिसीजन है। इसको हम कभी भी किसी मुल्क को नहीं चला सकते। बाहर तो ऐसी कोई तनकीद होती नहीं है, लेकिन यहाँ जो है अपने मुल्क के अंदर आपने देखा शाह महमूद के साथ क्या हुआ। वो भाई अगर तो ऐसी कोई चीज है तो आप इमीडिएटली रखें। अगर कोर्ट आप करते हैं तो कोर्ट को आपने अंडरमाइन कर दिया यहाँ, कोर्ट चौक। सो कब तक हम करेंगे ये, कब तक? सही। PJ मीर साहब, दूसरी तरफ यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान ने सिचुएशन को किसी और ही निगाह से देख रहे हैं। वो ये कह रहे हैं उल्टा मजीद सिचुएशन का एडवांटेज दिया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इस किस्म के मामला दिखा के शायद उन्हें कमजोर या बेचारा पार्टी वाली जो सिचुएशन है वो दिखाई जा रही है। और शहबाज शरीफ साहब ने तो कल जिस तरीके से एक भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है पेशावर हाई कोर्ट के मौजूद जज साहब के हवाले से, वो तो एक बहुत बड़ा सवाल निशान है। मतलब अगर फैसले आपके हक में आ रहे हैं तो बेहतर है, और ये रवायत रही है मुख्तलिफ सियासतदानों की भी। लेकिन इस तरह से चार्जशीट कर देना एक जज के फैसले को, ये मुनासिब रवैया है? बिल्कुल नहीं जी, ये अंडरमाइन करना है। देखो ना, जब ये पॉलिटिशियन, देखो शहबाज मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है पॉलिटिक्स के अलावा। I know him a long time before he wasn't even in politics. So the question is कि इस तरह की स्टेटमेंट्स देना, मेरे ख्याल में आप जो कायद हैं PMLN के, ये उनको एक ओवरऑल एक नुकसान पहुंचता है। इस वक्त PMLN ने अपने ब्रिजेस हैं उनको मेंड करने हैं, क्योंकि मियां साहब बड़ी देर रहे हैं बाहर और अब वो आए हैं तो वो एक उनकी जो स्पीचेस आप सुन लो तो दे आर लॉट बेटर देन दी प्रीवियस एरा। सो उस लिहाज को अगर आप अगेन के कन्फ्रंटेशनल चीज पे जाते हो तो उसमें पार्टी को नुकसान होता है और किसी को नुकसान नहीं होता। ये क्या बात है भाई, अगर आपके खिलाफ कोई अच्छा कहा जाता है केस जजमेंट, वेरी गुड, किसी और के खिलाफ आता है आप तनकीद शुरू करते हैं। ये नहीं होना चाहिए। ये आप किसी दुनिया के अंदर, किसी कानून के अंदर, किसी मोरालिटी के अंदर ये चीज नहीं होनी चाहिए। इंसान का दिल बड़ा होना चाहिए। अगर उसके आगे तो वो कानून है ना, अगर आप नहीं मान रहे दैट मीन्स
कि ये आपके कैंगरू कोर्ट्स हैं। तो बात यही आ गई ना, इनडायरेक्टली अगर आप तनकीद करते हैं तो फिर ये इसका मतलब यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द जुडिशियल सिस्टम। वी हैव टू रिस्पेक्ट द जुडिशरी इन पाकिस्तान। हमें चाहिए कि जो भी डिसीजन आता है उसको एक्सेप्ट करें। तो अगर मेरे मुताबिक ना आया तो फिर तो हम इसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही है। और पीछे मीर साहब, हम यहाँ पर ये भी देख रहे हैं कि इस वक्त चाहे मौलाना फजल रहमान साहब की जमात हो या फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, खासे जिद्दी नजर आ रहे हैं हमें यहाँ पर सियासतदान, और हर सूरत चाहते हैं कि बल्ला उन्हें बैलेट पेपर पर नजर ना आए या फिर इमरान खान की सूरत में -1 हो जाए। माजी में भी हमने ऐसा देखा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी किसी भी तरीके से समझौता करने को तो बिल्कुल तैयार नहीं थी, लेकिन अगर सियासतदान इसी तरीके से एक दूसरे के साथ खुन्नक निकालते रहे तो आज को मैं हूं कल को आप हैं, फिर तो यही सब कुछ होता रहेगा और फिर सभी सियासी जमातें एक दूसरे के साथ होने वाली इन सुलूक पर खामोशी के साथ बैठी रहेंगी। देखिए, वो कहावत है जो अभी आपने उर्दू में कहा, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, एंड सिंपल एज दैट। अगर आप ये चीजें कर रहे हैं तो ये आप अपना फायदा नहीं देख रहे। आप एक पार्टी को हटा दो। आपने बड़ी कोशिश की पहले PMLN को हटाने की, PPP को हटाने की, आज आप PTI को कर रहे हो। ये डेमोक्रेसी नहीं है, ये डेमोक्रेसी हो जाएगी। और इसके अंदर आप देख लेंगे, वैसे भी आप देख लें कि ये जो इलेक्शंस है फरिया, ये इलेक्शंस इनको एक्सेप्ट कोई नहीं करेगा। ये बड़ी अच्छी बात है। हमारे चीफ जस्टिस ने जो ऑर्डर्स दिए, वेरी गुड, इलेक्शन होने हैं और होंगे। लेकिन बदकिस्मती से ये है कि इनको एक्सेप्ट कोई नहीं करेगा। अब इलेक्शंस के दौरान ही आप देख लेना, सब कहेंगे देखो जी धांधली वहां हो रही है, RDS काम नहीं कर रहा, फलाना नहीं हो रहा। ये ड्रामे आपको मिलेंगे क्योंकि हम, यार एक चीज नोट करो, अगर हम अपनी एक ट्रैफिक को लाइन पे नहीं ला सकते, यू रियली कर सकते हैं? ऑफ कोर्स नॉट, ऑफ कोर्स नॉट। हम चलने वाले हैं डंडे के साथ। डंडा होता है, हम लाइन पे आ जाते हैं। ये क्या वो डंडा किसका है जिसके साथ हम चलना चाहते हैं, ये बताइए। हम बदकिस्मती से जो मर्जी आप कह ले, जब आप जमहूरियत की बात करते हैं तो उसके और कोई इंटरवेंशन नहीं होती। लेकिन हमें तो चाहिए इंटरवेंशन। हम जब तक ये पीछे आर्मी ना हो और ना हो, आप तो लाइन पे चलने वाले नहीं है। ये क्या बात है? ये क्या बात है कि आप और मैं बाहर मुल्क से जाते हैं, यहाँ से धक्के मार के जाते हैं, वहाँ लाइन पे खड़े हो जाते हैं। क्यों? मुझे बताएं क्यों? क्योंकि इनको पता है यहाँ कुछ नहीं होना, वहां 1 मिनट के अंदर इनको बंद कर देना है। तो बेसिकली हमने अपनी कौम को भी एजुकेट करना है। खुदा के लिए तुम्हारी भी कोई जिम्मेदारी है। ये जो हम सियासतदानों पे भी बड़े वो क्रिटिसिज्म करते फिरते हैं, आपकी क्या सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ऐसे ही है। अच्छा मीर साहब, ये जो जिस जिम्मेदारी के हवाले से आप बात कर रहे हैं, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा के हवाले से मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगी। उन्होंने खासी दूरअंदेशी का मुजाहरा करते हुए मामलात को, हालात की संगीनी को जांचा और उन्होंने मिसाके जमहूरियत का जो मुआहदा है वो सामने लेकर आए, क्योंकि वो शायद जान चुकी थी कि हालात आगे चलकर और मजीद बुरे हो सकते हैं। आपको लगता है कि अभी जो उस वक्त मुल्की हालात चल रहे हैं, ये वो दौर आ चुका है कि हमें मिसाके जमहूरियत की तरफ बढ़ना होगा? तमाम सियासतदानों को जो कि स्टेक होल्डर्स हैं इस वक्त जमहूरियत के, उन्हें एक टेबल पर बैठना होगा और एक ग्रैंड डायलॉग की सूरत में PTI भी शामिल हो, तभी हम इस मुल्क को लेकर आगे चल सकते हैं, वरना कोई आसार नजर नहीं आ रहे हमें। बिल्कुल आपने सही कहा और इसका मैं एडवोकेट हूं डे 1 के साथ। आपने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करनी है जिसके अंदर सब पार्टीज ने एक फैसला करना है कि जो भी जीते उसको उस इलेक्शन को आपने ऑनर कर। क्योंकि अगर आपने यही दोबारा वो शुरू कर दिया तो मैं समझता हूँ 90s के इलेक्शन, 70s के इलेक्शन को भी आपने क्वेश्चंस कर दिए, तो फिर आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। बेनज़ीर भुट्टो साहबा की मैं समझता हूँ उनकी जो पासिंग अवे है, असैसिनेशन है, पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका पड़ा है। मेरी उनसे बड़ी अच्छी और कॉन्क्रीट बातें होती थी लंदन के अंदर, और वो बहुत करना चाहती थी पर्टिकुलरली पानी का। क्योंकि मेरी उनसे बात यही होती थी कि बीवी, कराची में आप भी होती हैं, पानी का कुछ करें। कराची के सिटीजन्स क्या हाल हो रहा है, गंदा पानी पी रहे हैं, अनट्रीटेड वाटर ये समुद्र में जा रहे हैं। कराची की बात कर ही लिए मीर साहब, तो फिर जब बिलावल साहब ने एक नया पार्टी मंशूर दिया है 10 नौकाते, आपको लगता है कि वो बहुत पॉपुलर एक मंशूर है, प्रैक्टिकल मंशूर लग रहा है आपको? क्योंकि यहाँ पे जहाँ पर साफ पानी नहीं मिल रहा कराची के शहरियों को, वहां पर 300 यूनिट मुफ्त बिजली, डबल तनख्वाहें, इतने घर, ये कैसे पॉसिबल होगा? देखें, ये वोट टेकिंग गिमिक्स होते हैं। बिल्कुल आप दें, 300 यूनिट्स दे दें,
लेकिन ये पैसा जा रहा है, इसको रिकवर कैसे करेंगे आप? आपने तो पिलफरिज को रोका नहीं है पूरे पाकिस्तान में। कराची में चले जाएं, एरियाज के अंदर ऐसे ऐसे एरियाज हैं जो क्या कुंडे लगे हुए हैं। इतनी पिलफरिज है कि अगर इसी को ठीक कर लो तो हमारी बिजली वैसे सस्ती हो जाएगी, लेकिन उस पे काम नहीं करना, क्योंकि वो आप करेंगे आपको वोट नहीं मिलेंगे, आप आगे नहीं आएंगे। तो अगर हम ये लॉलीपॉप्स, हम हर पार्टी देती है, ये जो 10 पॉइंट्स दिए हैं बिलावल ने, बड़े अच्छी बात है, दैट्स अ गुड स्टार्ट, बट एट द एंड ऑफ द डे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस 10 पॉइंट्स आर दे बेस्ड ऑन इंसेंटिव्स कि आप हमें वोट दे दें और बाद में कुछ ना हो। मेरे शोज के अंदर आज तक मैं आपको बताऊं कि घोटकी, अलीपुर, इधर से भालपुर और रहीम खान से लोग आते रहे प्रोग्राम के अंदर कि जी वो जो रोटी कपड़ा मकान भुट्टो साहब दे के गए, अभी तक उनको जमीन नहीं मिली है, वो अभी तक वो केस लड़ रहे हैं। तो द क्वेश्चन इज, आप वो काम करें जो इम्प्लीमेंटेबल है, जो कि अवाम को फायदा पहुंचाए। हम गरीब अली खान और अलादत्ता की बड़ी बातें करते हैं, लेकिन इलेक्शन के बाद भूल गए अलादत्ता को, भूल गए गरीब अली खान को। ये सब ये गिमिक्स हैं, ये गिमिक्स अब नहीं चलेंगे। अवाम बहुत बाशऊर हो गई है, ये बड़ा सोच के वोट देगी जिसको भी वोट देगी। एग्जैक्टली मीर साहब, आप भी जिससे किसी कह रहे हैं कि अवाम सच में बहुत बाशऊर होगी, है बड़ा सोच समझ के वो लोग इस दफा वोट देना चाह रहे हैं, तो भाई हमारे सियासतदान बल्ले से खौफजदा क्यों हो रहे हैं? बारहा वो कहते रहे हैं कि 3 साल की गवर्नमेंट में पीटीआई ने कुछ नहीं किया, बानी पीटीआई ने जो ख्वाब दिखाए थे वो पूरे नहीं किए, तो जो 16 माह की हुकूमत थी, क्या अपनी उस कारकर्दगी की वजह से हमारे सियासतदान खौफजदा हो रहे हैं? यही वजह कि वो चाहते हैं कि बल्ला बैलेट पेपर पर ना हो, वजह ये कहें कि भाई इन्होंने तो 3 साल कुछ किया नहीं है, आइए मिलकर मुकाबला करते हैं, लेट्स सी हु विल विन। नहीं जी, सबसे पहले तो आप देखो ना, अगर आप कहते हैं कि इन्होंने डिलीवर नहीं किया, ठीक है, नहीं किया, तो आपने असेंबली के अंदर इनको डेमोक्रेटिकली आपने निकाल दिया। अब उसको आप डेमोक्रेटिकली कह लें या डेमोक्रेटिकली कह लें, लेकिन आप कह लो पॉलिटिकली, तो उनको फारिग कर दिया ना आपने। सो अब वो अगर दोबारा आते हैं, तो अगर लेट्स से हाइपोथेटिकली अगर वो आ जाते हैं, फिर आप क्या करेंगे? आप इतनी ऐसी तनकीद ना करें कि कल आपको कोलिशन पार्टनर भी बनना पड़े। ये ना करें, क्योंकि ये बड़ी तलखियां पैदा हो जाती हैं और ये तलखियां आगे तक नहीं चलती हैं। मेरी नजर के अंदर अगर तो कोई गवर्नमेंट आएगी, वो नेशनल गवर्नमेंट ही बनेगी, क्योंकि किसी को पावर नहीं दी जाएगी। क्योंकि पावर आप जिसको देते हैं, तो फिर आपने देख लिया, पहले भुट्टो, उसके बाद नवाज शरीफ और इमरान खान। तो ये हमारी पावर पॉलिटिक्स है। इस पावर पॉलिटिक्स को साइड पे रखो, एंड आई होप ये जनरल, हमारे जो चीफ ऑफ स्टाफ है जनरल, इनको अब चाहिए सबको बिठाओ और बोलो इंसान के बच्चे बनो पाकिस्तान के लिए, एंड थिंक अबाउट द कंट्री, फॉरगेट अबाउट योर ओन इंटरेस्ट। और यही जनरल आसिम कर सकते हैं। मैं तो सिर्फ यहाँ पे ये कहूंगी, पीजे मीर साहब, एक छोटी सी अदना सी तालिबे इल्म हूं मैं भी पॉलिटिक्स की, सिर्फ सिंपल ये बोलूंगी कि या तो ये हो, या फिर वही बात है कि जो हम शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा वाली बात कर रहे थे कि मैसाक की जमहूरियत हो जाए। 2 ही रास्ते हैं हमारे सियासतदानों के पास, या तो फिर डंडे के जोर पर सभी सीधे हो जाएं, ठीक है, या फिर ये इरादा कर लें इस बात का कि हाँ, जमहूरी अमल को अगर सियासतदानों ने ही लीड करना है, तो भैया वो फिर ऐसे लीड किया जा सकता है। बिल्कुल, देखो ना, जब लेट्स पुट इट दिस वे अगेन, हाइपोथेटिकली, जब फौज आती है, आपके मिलिट्री कोर्ट्स लग जाते हैं, इमीडिएट आपको डिसीजंस मिल जाते हैं। सिविल कोर्ट्स के अंदर 70 साल पुराने, क्यों भाई? ये तो मुझे लगता है एक माफिया टाइप है। लॉयर्स जो है वो पैसे कमाए जाएं एडजर्नमेंट के ऊपर, और जो गरीब आदमी है वो अपने एसेट्स बेच के अपनी हाजिरी लगाता है कोर्ट्स के अंदर। ये क्यों है? क्यों हम गरीब आदमी को, जिसको जस्टिस देनी चाहिए, उसको हम लटकाते रहते हैं, उसके एसेट्स खत्म हो जाते हैं, वो खुद मर जाता है, उसके ग्रैंड चिल्ड्रन बेचारे लड़ते हैं और वो रोड पे आए हुए। कई मेरे पास आए हुए, क्यों नहीं हम इनका ख्याल करते? बातों में हम जबरदस्त है, बड़ी बातें करेंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। अब हम देखो, आज मैं बार एग्जांपल देता हूं, पहले हल्का सा ट्रैफिक लाइट के ऊपर वो खिड़की पे मारते थे गाड़ी की, अब जोर से आ रही हैं आवाजें, ये जोर से ये और जोर के हो गई, तो ये अनकंट्रोलेबल है।
और आप कितने लोगों को मार देंगे। सर हमारे यहाँ पे एक अलमिया भी है ना, अगर अवाम बाशऊर हो गई है और वो अपने हक के लिए बात करना चाहती है तो हम ये कदगन लगा देते हैं कि फलां सियासतदान ने जो है वो अवाम को उकसाया है और उकसा कर मुल्क का ये हाल कर दिया है। क्योंकि अभी देख लेना, नून लीग अगर जाती है आगे तो काफली के साथ भी सीट एडजस्टमेंट, एमक्यूएम के साथ भी, JUIF के साथ भी, कहीं ना कहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी IPP के साथ भी। तो फिर ये बताए, अगर इतने लोग मिलकर एक मखलूत हुकूमत बनाएंगे तो आप अपोजिशन में किसको देख रहे हैं? एक तरफ तो PTI के कागजात नामजदगी छीने झपटे जा रहे हैं, उनके लीडर्स जो हैं उन्हें रिहा नहीं किया जा रहा, अदलिया के जो फैसले हैं उनका एहतराम नहीं किया जा रहा, सारे तो बैठकर चूचू का मुरब्बा बन जाएगा हुकूमत का। तो फिर अपोजिशन कौन करेगा? मुझे ये बताओ, एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन का होना इस मुल्क में बहुत जरूरी है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, आपने बिल्कुल सही बात की है। और अगर आप देखो ना, मैंने पहले कहा इन इलेक्शंस को एक तो कोई एक्सेप्ट करेगा नहीं, आप देख लेना एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये PDM क्यों बनी थी मुझे बता दे, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट टू रिमूव अनदर डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी। इस तरह नहीं होती है। यू थिंक आप इसको एलिमिनेट कर दो। आपने बड़ी कोशिश की ना नवाज शरीफ को, नवाज आया कि नहीं वापस? Yes, he's been there। आपने पीपल्स पार्टी के साथ ये मीर साहब अकल वालों के लिए निशानी है कि सिस्टम कभी भी किसी पर भी मेहरबान हो सकता है। बिल्कुल सही कहते हैं, लेकिन वो मेहरबानी जो होती है थोड़ी देर की होती है। लॉन्ग टर्म हमने पाकिस्तान की स्टेबिलिटी को देखना है, क्योंकि हर जगह आप देखें हम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ तनकीदिस्तान बन गए। हर जगह तनकीद बराए तामीर करो, जिसमें सब मिलजुल के करो और उसको आगे करें। लेकिन हमारे में सब्र है नहीं। जैसे मैंने पहले कहा है, जिस तरह ट्रैफिक चलती है हमारी, और कितने लोग मर जाते हैं, कितने लोग मर जाते हैं कानून के उसके खिलाफ वर्दी करते हुए। अब तो इसको मैं क्रेडिट देता हूँ चीफ मिनिस्टर पंजाब को कि उन्होंने ये कंपलसरी कर दिया है और ऑनलाइन आपके लर्नर्स लाइसेंस इनके टेस्ट लो, ताकि आपके पास ये जो लोडेड बुलेट चल रही है, ये लोडेड बुलेट है इन द फॉर्म ऑफ बसेस, ट्रांसपोर्टेशन, हर चीज पे। वी नीड टू बी वर्किंग ऑन दीज थिंग्स। लेकिन हम क्या कह रहे हैं, भाई मुझे वोट दो, और भाई तुम्हें हम 10 वोट देते तुम काम करोगे? 35-40 साल से। बिल्कुल, अक्सर लोगों का गिला अभी भी यही है। जब भी मेरी कुछ लोगों से बात होती है वो ये कहते हैं कि हम वोट भी दे, लेकिन इन्होंने हमारे लिए आज तक किया है। बहुत शुक्रिया आपका PJ मीर साहब, अपना वक्त दे दी, डिस्कशन हुई और होनी भी ऐसी चाहिए। मैं खुद ये चाहती हूँ जिस तरीके से पॉलिटिकल सिचुएशन में हम लोग कह रहे हैं ना कि सियासतदानों को पाकिस्तान की बेहतरी के लिए सोचना चाहिए, वहीं पर मैं PJ मीर साहब जैसे मजीद और बहुत से ऐसे हमारे काफी सीनियर्स हैं, जर्नलिस्ट सीनियर्स हैं, जो कि एक अच्छी और एक हेल्दी डिस्कशन करते हैं, जिसका अमल यही होना चाहिए कि आप एक अच्छा मुआशरा जो है उसकी तख्लीक करें, बजाय इसके कि आपके ऐसे ताबड़तोड़ जुमले हों जो कि डिसरिस्पेक्ट करें सारी सिचुएशन को। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक वंस अगेन, यू वाचिंग न्यू पाकिस्तान। और सभी को मालूम है कि जब भी दिसंबर आता है तो पाकिस्तान में शादियों का सीजन उरूज पर होता है। लेकिन ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं हो रही है, हमारे जो पड़ोसी मुल्क भारत है वहां पर भी इस वक्त वेडिंग सीजन अपनी पीक पर है। और आई गेस नवंबर से लेकर फरवरी तक, फेब तक जो है वो शादियां चलती ही रहती हैं। और शादियों में ऐसे मजे के ना सिर्फ इवेंट्स होते हैं, बल्कि ऐसे हंगामे भी हो जाते हैं कि लोग देखते ही रह जाते हैं। एक हंगामा इसी तरह से इंडिया में होने वाली एक शादी में हुआ, और वहां पर मटर पनीर में पनीर ना होने पर शादी की जो तकरीब थी वो मैदान जंग बन गई। अब वो कैसे बनी ये देखें जरा। यहाँ पे लाते घूंसे मुक्के नहीं चले, कुर्सियां भी भाई उठा के लोगों ने एक दूसरे पर फेंकी हैं। लड़ाई की जो इब्तिदा थी, उसका स्टार्ट था वो खाने के वक्त हुआ, जब मेहमानों को मटर पनीर की डिश पेश की गई तो बारातियों ने पनीर ना होने पर हंगामा कर दिया कि भाई मटर पनीर में पनीर कम है थोड़ा सा। दुल्हन वाले भी पीछे नहीं रहे और बढ़ चढ़कर उन्होंने हमले की, और फिर दुल्हा और दुल्हन वालों ने एक दूसरे पर कुर्सियां फेंकी, मुक्के बरसाए, लातों का बेदरेग इस्तेमाल किया। और फिर क्या होना था भाई, पनीर पर होने वाली लड़ाई की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसे अब तक लाखों अफराद देख चुके हैं। फिर हमने सोचा कि न्यू पाकिस्तान की व्यूअर्स कैसे पीछे रह जाए, हम उन्हें भी दिखाएंगे। तो सोशल मीडिया ने वीडियो पर दिलचस्प तबसरे भी किए हैं, और एक सारिफ का तो ये भी कहना था कि अगली जंग अजीम पनीर पर ही होगी। जनाब आगे बढ़ते हैं और अब आपको लेकर चलते हैं आर्मीनिया, जहां पर एक नौजवान ने चलते ट्रक पर 44
पुलअप्स करके आलमी रिकॉर्ड बना दिया है। बड़ी बात है। 18 साल ग्रेगोर मैनोक्यान ने ये कारनामा अपने कोच रोमन सेहरावियान के साथ ट्रेनिंग करते हुए किया है। वैसे वाकई हम लोग अगर नॉर्मली भी करने जाए ना तो इतने पुलअप सबसे नॉर्मल नहीं होते, जमीन पर हम लोग कर लें या प्लैंक के लिए खड़े हो जाए तो मुझसे तो भाई नहीं होता ये काम। लेकिन उसने ट्रक के दरमियान जिस तरीके से पुलअप्स किए हैं ना, काबिल तहसीन है। इस दौरान हमने देखा कि ट्रकों को कम से कम 3.1 मील फी घंटा की रफ्तार बरकरार रखना थी और मैनोक्यान ने 35 पुलअप्स का पिछला रिकॉर्ड भी खुद ही का तोड़ डाला है, जो कि 2022 में, अच्छा ये रिकॉर्ड किसी और ने बनाया था, जो कि तेजियो उर्फ एक नामी इटालियन है, उन्होंने ये रिकॉर्ड कायम किया था। बहरहाल उन्होंने GWR हुकाम को ये बताया है कि मेरी सख्त ट्रेनिंग की वजह से ये रिकॉर्ड मेरे लिए मुश्किल नहीं था, मुझे लगता है कि मैं 50 पुलअप्स भी कर सकता था। वैसे वाकई में अगर आपका जिम ट्रेनर बहुत अच्छा हो तो आप भाई कुछ भी कर सकते हैं। तो उसने कहा कि मैंने फिलहाल 44 पुलअप्स रखने का ही फैसला किया और उन्होंने ये भी कहा कि वो इस वक्त हवाई जहाज से पुलअप करने के लिए इसी तरह का रिकॉर्ड बनाने की ट्रेनिंग भी ले रहे हैं। मतलब बात सिर्फ ट्रकों पर आके नहीं रुकती, वो इससे बढ़कर मजीद आगे कुछ और भी करना चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं, एक इंटरेस्टिंग अपडेट है वो भी आपके साथ शेयर कर लेते हैं कि जो कुदरती माहौल है ना, यहाँ पे रहना दरख्तों के साथ सभी चाहते हैं और हम जानते हैं कि इससे अच्छी चीज़ कोई है भी नहीं, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ पर ग्रीनरी सब्जा ज़रूर होना चाहिए। पर एक रिसर्च ये सामने आई है जिसके बाद तो ये जो बात है ना, इस पर मोहर सख्त कर दी गई है कि दरख्त, सब्जे, बागात इंसान के लिए 100 बीमारियों का वाहिद इलाज है। और शायद यही वजह हो सकती है कि जितनी भी हाउसिंग सोसाइटीज बन रही हैं, सबसे जो आपको एक्सपेंसिव प्लॉट मिल रहे होते हैं, जहां पर वो जो ऑर्चर्ड एरिया है ना, या जहां पर ग्रीन बेल्ट जरा ज्यादा अच्छी है और जहां पर फ्रूट क्या कहते हैं ट्रीज भी मौजूद हैं, तो वो वाले प्लॉट्स जो हैं वो हाउसिंग सोसाइटीज थोड़े ज्यादा महंगे दामों बेचती हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि एक रिसर्च के मुताबिक दरख्तों और बागात के साथ रहने वालों को स्ट्रोक का खतरा कम होता है, जबकि उनमें जो जहनी कमजोरी है या फिर याददाश्त खोने की बीमारी है, इसके इम्कानात भी जो है वो ड्रामाई तौर पर खासी हद तक कम हो जाते हैं। और इस हवाले से चीन की जो पीकिंग यूनिवर्सिटी, उसमें की जाने वाली एक रिसर्च ये बताती है कि 12 बरस तक साइंसदानों ने स्ट्रोक, डेमेंशिया और इससे रिलेटेड जो मुख्तलिफ बीमारियां हैं उनका कंपैरिजन किया कि जिनके घर सब्ज और बागात वाली जगहों के 300 मीटर अंडर थे, मतलब यानी कि अगर आपका घर है और वहां पर बागात और सब्ज जो है वो 300 मीटर के फासले पर है, तो ऐसे लोग जो हैं वो जरा ज्यादा देर तक जिंदगी गुजार सकते हैं और स्ट्रोक जैसी जो बीमारियां हैं वो उनसे खासी दूर रहती हैं, उन्हें डेमेंशिया जैसी बीमारी नहीं रहती। तो इनमें से कुछ को स्ट्रोक के बाद डेमेंशिया भी हुआ और इस तहकीक में ये भी पता चला है कि जिन लोगों को बागात या सरसब्जो शादाब माहौल बहुत पसंद है, वो इस किस्म की बीमारियों से महफूज रहते हैं। कि जिनके घरों के आसपास इतनी ग्रीनरी मौजूद नहीं है, वो अपने लिए दिन का कुछ वक्त निकालें कि सिर्फ 10 मिनट के लिए ही सही वो जाके उस ग्रीनरी को एंजॉय ज़रूर कीजिए। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि दरख्तों के नीचे बैठना आपके लिए ना आपके एहसास को, आपके जज्बात को बड़ा एक रोमांटिक सा बना देता है, आपके अंदर एक अलग सी वाइब क्रिएट हो जाती है। एक प्यारे से मैसेज के साथ एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे ट्यून्ड न्यू पाकिस्तान। once again आप देख रहे हो पाकिस्तान और जनाब ब्रेक के बाद बात कर लेते हैं कुछ मौसम के हवाले से। लेकिन मौसम सिर्फ हम इस हवाले से बात नहीं करेंगे कि फॉगी है, स्मॉगी है, सिचुएशन इस वक्त क्या है, जो इस वक्त ओवरऑल ग्लोबली इंपैक्ट आ रहा है मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से, उस पर बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे सिर्फ पाकिस्तान नबरदाज़मा नहीं है बल्कि बहुत से ऐसे ममालिक हैं जो इस वक्त सिचुएशन बेयर कर रहे हैं। पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक में शामिल है जो कि मौसमियाती तब्दीलियों से शदीद मुतासिर है और कभी बेमौसमी तूफान, कभी सैलाब, कभी स्मोक, कभी हद से ज़्यादा गर्मी तो कभी हद से ज़्यादा सर्दी का सामना पाकिस्तानियों को गुज़िश्ता कई सालों से करना पड़ रहा है। पाकिस्तान दुनिया के एक ऐसे मकाम पर वाक़ है जहां दो बड़े मौसमी निज़ामों के असरात बर्दाश्त करना पड़ रहे हैं। एक निज़ाम ज़्यादा दर्जे हरारत और खुश्क साली जैसे मार्च में गर्मी की लहर का सबब बन सकता है, तो दूसरा जनाब मॉनसून की बारिशें लेकर आता है। जो एक्सपर्ट्स हैं उनके मुताबिक मौसमियाती तब्दीली और उससे पैदा होने वाली माहौलियाती आफत पाकिस्तान के लिए मुस्तकबिल में सिक्योरिटी
सिक्योरिटी खतरा बन जाएगी। देखा जाए तो पाकिस्तान का आलमी कार्बन अखराज में हिस्सा 1% से भी कम है, लेकिन सबसे ज्यादा कुदरती आफात का सामना भी पाकिस्तान को ही करना पड़ रहा है। यूं मौसमियाती तब्दीली एक संगीन मसला पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानियों के लिए बनती जा रही है। इसी पर बात कर लेते हैं। माहिर माहौलियात ज़िले मरियम हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें वेलकम करते हैं। साहिबा, इस वक्त पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से किस हद तक मुतासिर हो रहा है? न सिर्फ हमें ये बताइएगा बल्कि जो हमारी शहरी आबादी है इस समेत जो हमारी देही आबादी है वहां पर किस किस्म के खतरात लोगों को दरपेश हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ पे मदऊ करने के लिए इस अहम मौजू के ऊपर। और जो सबसे इस वक्त काबिल गौर बात है कि अभी COP28 भी गुजरा है और उस पर भी बहुत ज़्यादा क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात की गई। इस वक्त जिस जगह पे हम खड़े हुए वहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट ये आ रहा है कि हमारे पास फ्लड्स बहुत ज़्यादा हैं जो पिछले 1-2 सालों में बहुत ज़्यादा मज़ीद हुए। दूसरा, हमारी सर्दी की लहर जो है वो खुश्क सर्दी बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल, जिसकी वजह से बीमारियां बहुत हैं। हमारी एग्रीकल्चर साइड को बहुत मसाइल आ रहे हैं। और फिर उसके अलावा हमारी डिस्प्लेसमेंट जो हमारे लोगों की है वो बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि आमतौर पर सर्दी वाले इलाके से लोग मूव करते हैं गर्म इलाकों की तरफ। वो बहुत ज़्यादा एकदम से स्ट्रेस आता है उन अर्बन साइड के ऊपर, जहाँ पे उतने ज़्यादा मौके नहीं होते लोगों के कारोबार के लिए भी या मजीद काम करने के लिए। सो हर तरह से क्लाइमेट चेंज है वो इम्पैक्ट कर रहा है हमें भी एज सिटीजन्स। और दूसरा ये कि हम ग्लोबल लेवल पे भी इस वक्त मीथेन एमिशंस की वजह से बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ जा रहे हैं। यानी मीथेन एमिशंस का मतलब ये है कि हम वेस्ट की जनरेशन इतनी ज़्यादा हो रही है और वो प्रोसेस नहीं हो रहा, अच्छा, जिसकी वजह से मीथेन कई गुना ज़्यादा बढ़ती जा रही है हमारे इन्वायरमेंट में। और वो 8 टाइम्स मोर टॉक्सिक है एज कम्पेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको भी हम देख रहे हैं। अच्छा, हम ये देख रहे हैं ज़िले मरियम साहिबा, इस वक्त दिसंबर के बारे में कहा जाता था कि दिसंबर जब भी आता है तो ना सिर्फ ठंड लेकर आता है बल्कि दिसंबर की बारिशें जो थी ना वो एक अलग ही इम्पैक्ट क्रिएट करती थी, जो कि लोगों के लिए सेहतमंद जिंदगी का बायस भी बना करता था। इस्लामाबाद के बारे में कहा जाता था कि पलक झपको तो वहाँ पर बादल आ जाते हैं और बारिश हो जाती। इस बार तो लाहौर या बाकी शहर तो क्या इस्लामाबाद भी नहीं भीग रहा है। ये क्या सिचुएशन है कि अभी तक हम लोग खुश्क सर्दी में रह रहे हैं, एक बारिश नहीं हुई है इस वक्त सर्दी की? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। इस वक्त पहले जब मौसम तब्दील होते थे तो वो खुशगवार एहसास अपने साथ लेकर आते थे, लेकिन अब मौसम जब तब्दील होते हैं तो वो अपने साथ ज्यादा परेशानियां लेकर आते हैं। इस दफा जो है वो फिर खुश्क बहुत ज़्यादा है, बारिश बहुत कम हुई है एज़ कम्पेयर टू, लेकिन उससे पहले फ्लड बहुत ज़्यादा आया है जिसने तमाम चीज़ों को फिर बर्बाद किया हुआ है। सो यही मौसमियाती तब्दीलियाँ हैं जिसकी जो रीज़न है वो इंसान का हर चीज़ में अपने रिसोर्सेज का बेजा इस्तेमाल है, और उनमें हमारी गाड़ियों के धुएं भी शामिल हैं, हमारे वेस्ट के मसाइल भी शामिल हैं, दरख्तों का काटना भी शामिल है। और अभी हम एक चीज़ को भूल गए कि जब इस दफ़ा जो आपकी एग्रीकल्चर एरिया है या लैंड है उसमें लोकस्ट का हमला बहुत ज़्यादा हुआ। सो ये तमाम चीज़ें आपस में मिलकर ड्राइव करती हैं हमारे पूरे उस क्लाइमेट को जो पूरे मुल्क के ऊपर एक सर्टेन टाइम पीरियड पे रहता है। तो इस दफ़ा जो है वो खुश्की ज़्यादा है जिसकी वजह से बीमारियां भी ज़्यादा हैं। तो हम इस वक्त बीमारियों को भी बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हैं, और हमारी जो एग्री एरिया है वो खुश्क साली को भी एग्जैक्टली और मरियम साहब अभी तो आप गुफ्तगू कर रही थी ना ये कार्बन डाइऑक्साइड के हवाले से और कार्बन अखराज के हवाले से, हमने देखा है कि इंटरनेशनली पाकिस्तान का हिस्सा सिर्फ इसमें 1% है। अमीर ममालिक का इसमें क्या किरदार है, स्पेशली हमारे पड़ोसी ममालिक जिसमें चाइना है, जिसमें इंडिया है, वहाँ से सबसे ज़्यादा जो है हम देखते हैं कि इसका कार्बन का अखराज होता है, इंडस्ट्रीज वहाँ पर सबसे ज़्यादा चल रही हैं। और मीनवाइल जो पंजाब की हमारी बेल्ट पड़ती है इंडिया वाले साइड से, तो वहां पर जब फसलों को आग लगाई जाती है तो सारे का सारा धुआं इस तरफ आता है, स्पेशली लाहौर वाली साइड पर। और हम ये देखते हैं कि स्मोक हम लोग पिछले मुसलसल 3 से 4 सालों से बर्दाश्त कर रहे हैं, और इतनी कॉम्पनसेशन भी होती हुई नजर नहीं आ रही है कि इन मामलात पर कोई ना कोई उनकी तरफ से स्टेटमेंट आए या बातचीत होनी चाहिए। आपको लगता है कि खारजा पॉलिसी जो है हमारी वो इस हवाले से कोई ना कोई उसका एक अहम किरदार होना चाहिए इन दोनों ममालिक से बात करने के सिलसिले में? क्योंकि स्मोक की वजह से हम क्या करते हैं, हमारी यूनिवर्सिटीज बंद हो रही हैं, हमारे स्कूल्स बंद हो रहे हैं, हमारे कॉलेज के बच्चों को छुट्टियां मिल रही हैं, लोगों की पढ़ाइयां कॉम्प्रोमाइज हो रही हैं, हत्ता कि हम लोग जो है वो कारोबारी अंदाज को भी बेहतर नहीं तरीके से चला पा रहे हैं।
बिल्कुल, इसमें मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि जिस वक्त हम अपनी सबसे पहले हम ये देखें कि हम अपने लिए खुद क्या कर रहे हैं। अगर हम खुद अपनी आवाज बुलंद नहीं कर सकते इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे जाके, तो बाकी भी हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते। ये बात बिल्कुल ठीक है कि हमारा कंट्रीब्यूशन एज अ कंट्री बहुत थोड़ा है, क्योंकि जाहिर है कि हमारा इलाका जो है वो कम है, वो छोटा इलाका है। सो जो एरिया रकबे के हिसाब से इंडिया और चाइना का मुकाबला नहीं कर सकते। सो ऑब्वियसली वहाँ पे जितनी इंडस्ट्री है वहाँ पे उतनी ही प्रोडक्शन ज्यादा होती है, और चाइना आपको पता है इस वक्त इकोनॉमिकली कितना स्ट्रांग है, और इंडिया जो है वो होने जा रहा है, उन सब चीज़ों को आगे लेके बढ़ रहे हैं। सो वहाँ पे प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है, मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज्यादा है। खेतों को आग लगाना ये बहुत कंट्रोवर्शियल होता जा रहा है। उसकी वजह ये है कि एक हद तक तो उनकी वजह से स्मॉग यहाँ आता है, लेकिन हर वक्त हम किसी दूसरे को ब्लेम नहीं कर सकते। अगर हमारे ही लोग उन चीजों को नहीं काबू पाएंगे, नंबर वन हम अपने जो क्रॉप साइड है हम उनको खुद भी आग लगाते हैं। हम ऑल्टरनेट सॉल्यूशंस नहीं देंगे तो ये कुछ होगा। हम कूड़े को आग हम खुद भी लगाते हैं। उसमें अगर इंडिया का एक सेक्टर ये काम कर रहा है तो वो सारा तो हम उस पर नहीं ब्लेम कर सकते। सो हमें खुद को भी देखने की जरूरत है। फिर हमारे पास वेस्ट प्रोसेसिंग साइट्स नहीं है, वो होना जरूरी है। फिर सर्दियों में क्योंकि गैस का बहुत ज्यादा इशू होता है, तो बहुत सारे ऐसे एरियाज है जहाँ गैस मिलती नहीं है, तो उनको कोई ना कोई एनर्जी या फ्यूल के लिए उनको कुछ चाहिए। सो वो किस तरीके से करेंगे, सॉल्यूशंस की तरफ आना चाहिए। प्रॉब्लम्स तो हम सब दिखाते भी रहते हैं, हमें नजर भी आते हैं, हमें मालूम भी है। तो वो उन सॉल्यूशंस में एक ये भी होना चाहिए कि जब आप सोल्यूशन लेकर आ रहे हैं तो उसकी सस्टेनेबिलिटी क्या है, वो किस तरीके से आपके आने वाले सालों में वो इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। और जितना सस्टेनेबल सोल्यूशन होगा उतना बेहतर आप अपने एनवायरनमेंट को लेके चल सकते हैं। और एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स माशाल्लाह पाकिस्तान में ये वाली साइड, ये वाली फील्ड बहुत ज्यादा आगे बढ़ती जा रही है। और उस लिहाज से मुझे लगता है कि हमें खुद आवाज बुलंद करने की जरूरत है, एज एनवायरमेंटलिस्ट भी, एज एक्सपर्ट भी, एज क्लाइमेट चेंज एंथुसियास्ट भी, कि वो देखें कि सॉल्यूशंस क्या हैं, वो टेबल पे जो आए हैं उन सॉल्यूशंस के साथ हम आगे की तरफ बढ़े और फिर उनको सपोर्ट करें। वो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर है, चाहे प्राइवेट सेक्टर है, यूनिवर्सिटीज हैं, स्टूडेंट्स हैं, स्टार्टअप्स हैं, उनको आगे एग्जैक्टली ये जो आपने स्टार्टअप्स वाली बात की ना, मैं भी इसको बिल्कुल ही हाईली इंडोर्स करना चाहूंगी कि तो हमारे पास जो यूनिवर्सिटीज हैं जो उस किस्म के प्रोजेक्ट्स पर काम करें, स्पेशली जो हमारे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है या हमारे IT इंडस्ट्रीज हैं, उनमें इस किस्म के जो है ना वो प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस करवाने होंगे कि जिससे हम लोग जो हैं वो ना सिर्फ ये कार्बन के खराज को कम कर सकें, बल्कि जो ऑल्टरनेट वेज हैं उनके ऊपर काम होना चाहिए। अगर आपके पास ये चीज नहीं है तो आप इसका मुतबादिल ये इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि गांव के लोगों के पास अभी तक गैस मौजूद नहीं है। यही वजह है कि वो लकड़ियां जलाकर अपना गुजर बसर कर रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन देखें ऑल्टरनेट सॉल्यूशंस भी आ जाते हैं, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर को भी उतना ही विजिलेंट होना चाहिए कि जब एक ऑल्टरनेट सॉल्यूशन किसी भी चीज के बारे में आए तो उसके ऊपर एक हद तक रिसर्च करने के बाद उसको पब्लिक कर दें। इवन ये कि अगर PCSIR में या बाकी के रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, एग्रीकल्चर साइड पे या बाकी इंजीनियरिंग साइड पे जो भी रिसर्च हो रही है, वो अब हमारी रिसर्च का वो मेयार होना चाहिए जो कि पब्लिक हो के और फिर उसका स्केल अप हो सके। सो वो रिसर्च बराए रिसर्च नहीं होनी चाहिए कि जिसमें बस इतना है कि किताब भरी, थीसिस लिखा और बस उसका कोई फायदा। तो इंडिविजुअली क्विकली मुझे बता दीजिए, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती हैं? देखिए, सबसे पहले जो हम इमीडिएटली चीजें कर सकते हैं वो ये है कि हम अपने वेस्ट को अलग रखें, क्योंकि ऑर्गेनिक वेस्ट आपका इस वक्त सबसे ज्यादा मीथेन गैस प्रोड्यूस करता है जब वो डंप साइट पे चला जाता है। और उसकी वजह से हम एक ऐसे जोन में दाखिल हुए हुए हैं जिसकी वजह से हम अपने क्लाइमेट को बेहतर कर ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, हम कार पूलिंग की तरफ जरूर जाएं। हम हर बंदा कोशिश करता है कि हम एक गाड़ी लेके निकलें और फिर हम उतना फ्यूल बर्न करें और फिर जाएं। कोशिश करें हमारे सिस्टम्स बेहतर से बेहतर हों, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के भी, ताकि हमें इतनी मुश्किल ना आए। स्टूडेंट आपका जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करता है ज्यादा, हमें उसको और ज्यादा फैसिलिटेट करना चाहिए। इस वक्त अगर यूनिवर्सिटीज में 4000 प्लांटेशन इसमें कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है? ह्यूज रोल,
ह्यूज रोल है प्लांटेशन का, और प्लांटेशन ड्राइव्स इस वक्त यूनिवर्सिटीज में, इंडिविजुअल कैपेसिटीज में, जो कॉर्पोरेट कंपनीज हैं उनमें, हर जगह पे ये ड्राइव्स हो भी रही हैं। लेकिन इसमें ड्राइव्स तो वो चल पड़ती हैं, लेकिन उसका सबसे बड़ा इशू ये आता है कि वो बाद में प्लांट्स की उतनी केयर नहीं हो सकती, नहीं होती, बिल्कुल तो फॉलो अप नहीं लिया जाता, कर लेना चाहिए जी। सो जिसकी वजह से अगर 100 पौधा लगाया तो 50 से ज्यादा तो वैसे मर जाता है, जिसकी वजह से आपको पूरी एफर्ट जो आपने उस ड्राइव को करने के लिए की है और उस इम्पैक्ट को क्रिएट करने के लिए की है, वो वहां तक पहुंच ही नहीं सकता। तो सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि अगर एक ने प्लांटेशन की है तो उसकी दूसरा उसकी केयर करे। बहुत शुक्रिया आपका ज़रिए मरियम साहिबा, आप हमारे साथ मौजूद थी। और आप भी अगर अपने इर्द गिर्द देखें किसी भी प्लांट को या किसी भी दरख्त को, तो कोशिश कीजिए कि अगर वो थोड़ा पौधा मुरझा रहा है, सूख रहा है, और जैसे कि अरसे से अभी तक बारिश नहीं हुई है, तो आप खुद भी इंडिविजुअल सतह पर उस पौधे को पानी ज़रूर दें, ताकि उसके फलने फूलने में आपका किरदार भी उतना ही अहमियत का हामिल है। दूसरा ये कि सवाब का सवाब है, नेकी की नेकी है, और ये कि वो एक जानदार पौधा है, तो वो भी फले फूलेगा और आगे चलकर आने वाली नस्लों को एक अच्छा जो है ना सोर्स ऑफ एनर्जी, एक अच्छी ऑक्सीजन का जो बाइस है, वो पौधा बनता हुआ हमें नजर आएगा। एनीवेज आगे बढ़ते, क्योंकि एक बड़े ही इंटरेस्टिंग सा हमारा दूसरा सेगमेंट है और हमारे बड़े अच्छे मेहमान हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, क्योंकि हमने देखा है कि पाकिस्तानी जो सपूत हैं वो दुनिया भर में जहाँ कहीं भी जाते हैं पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। और ऐसी एक शख्सियत हैं निसार स्माइलर साहब की, कि जिन्होंने अपने कराटे के करियर में 2 बार वर्ल्ड चैंपियन, 4 बार यूरोपियन चैंपियन, 4 बार ब्रिटिश चैंपियन और काटा चैंपियन, 18 बार गोल्ड मेडल बेस्ट फाइटर ऑफ द चैंपियनशिप रहे हैं। बहावलपुर से इनका ताल्लुक है, मगर कराची उन्होंने इंग्लैंड जाकर सीखे हैं, और ऐसे सीखे हैं कि अब सबको सिखाते हैं। इसलिए 2014 में वर्ल्ड मिक्स मार्शल आर्ट्स काउंसिल का प्रेसिडेंट उन्हें बनाया गया। तो आज वो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, निसार स्माइलर साहब, उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग निसार साहब। निसार साहब, बहावलपुर का ताल्लुक है, कराटे सीखने आप बाहर चले गए, पाकिस्तान में कुछ नहीं मिला? नहीं, वो दरअसल मैं बचपन से चला गया था फैमिली के साथ। अच्छा, तो वहाँ पे इंग्लैंड में कराटे स्पोर्ट को कितनी इंपॉर्टेंस दी जाती है? बहुत ज़्यादा स्पोर्ट को बहुत ज़्यादा सपोर्ट की जाती है वहाँ पर, बहुत ज़्यादा सपोर्ट की जाती है। और जितने टाइटल्स माशाल्लाह आपने अपने नाम किए रखे हैं, कितनी तैयारी की है आपने इसके लिए, और कितने अरसे से आप कराटे खेलते आ रहे हैं? मुझे 58 ईयर्स हो गए। 58 साल अमेजिंग। और ये जो कराटे हैं और जो मिक्स मार्शल आर्ट है, इन दोनों में कितना फ़र्क है? ये मार्शल आर्ट सेम ही है, तकरीबन नाम मुख्तलिफ है बस रखे मार्शल आर्ट। नहीं मतलब कुछ स्टेप्स डिफरेंट होते हैं या कोई टेक्निक डिफरेंट होती है? नहीं, टेक्निक डिफरेंट नहीं होती, टेक्निक सेम ही होती हैं, लेकिन नाम मुख्तलिफ रखे होते हैं इन्होंने। कराटे गोजोरियो, शितोरियो, वोडोरियो, शुकोकाई, शोटोकान, ये नाम मुख्तलिफ हैं थोड़े से। कुंग फू, टाइक्वांडो, और फिर इसको सबको मिलाकर मार्शल आर्ट कह देते हैं। ओके। अच्छा, इससे पहले कि मजीद डिस्कशन को कंटिन्यू करें, अभी मैं बोल रही थी ना निसार स्माइलर, तो ये स्माइलर आपका सरनेम है, तखल्लुस है, क्या है? नहीं, ये सरनेम है। सरनेम है आपका? सरनेम है भाई जनाब का, निसार अहमद स्माइलर। निसार अहमद स्माइलर बड़ा यूनिक है, मेरी टीम भी खास इसको अप्रिशिएट करी, बड़ी पसंद कर रही है। अच्छा, अब जरा दोबारा हम कराटे की तरफ आ जाते हैं। आपने कहा कि आपको 58 साल हो गए हैं, किस उम्र में आपने कराटे ज्वाइन किया था? बहुत छोटा था मैं, बहुत यंग था, मुझे खुद याद नहीं है इतना। अच्छा। लेकिन हम वहाँ यूथ सेंटर में हम खेलते थे, तो मुख्तलिफ गेमें होती है वहाँ, तो ऊपर से कराटे वाले उतर के आ रहे थे, तो मैंने देखा, मैंने काफ़ी छोटा था, मैंने ऐसे ही कह दिया, मैंने कहा ये स्लीपिंग सूट पहने में आप लोगों ने क्या चीज़ है ये? ये कहता ये कराटे। मैं कहा वो क्या चीज़ होती है? कहती है आओ ऊपर में दिखाते हैं आपको। तो ऊपर ले गए मुझे, फिर दिखाया, तो मुझे अच्छा लगा कि एक बंदा 5-5 से लड़ रहा था। हाँ। तो मैंने कहा चलो फिर ये भी सीखते हैं। फिर अच्छा, हमने देखा आजकल के जो पेरेंट्स हैं ना, वो अपने बच्चों को थोड़ा इन चीज़ों से दूर रखते हैं कि क्या ये मार कुटाई वाले खेल हैं, इससे थोड़ा सा दूर आकर वो चोट लग जाएगी। लेकिन बच्चों के लिए ये हेल्दी स्पोर्ट्स एक्टिविटी कितनी इंपॉर्टेंट है? ये सब स्पोर्ट्स से ज़्यादा हेल्थी ये है कराटे। अच्छा। हाँ, ये बॉडी के लिए बहुत ही बेहतरीन है। सबसे अच्छी जो एक्सरसाइज है वो कराटे के अंदर ही है। अच्छा, इससे बोन्स भी क्योंकि आपकी मजबूत होती हैं, इम्यून सिस्टम आपका बेहतर रहता है। जाहिर सी बात है, सुबह दोपहर से आप शाम जब आप हाथ हिलाते रहेंगे, कुछ ना कुछ किसी पोस्चर में होंगे, तो खाना भी इजीली डाइजेस्ट होगा, बच्चे भी मजबूत होंगे। एक चीज अंग अंग हिलता है इसमें, कराटे में। जी, कराटे में। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताइएगा, अभी तक कितने लोगों को आप ट्रेन कर चुके हैं, और मजीद ये कि कितना फोकस्ड रहना पड़ता है जब आपने किसी भी चैंपियनशिप को अपने नाम करना है? कितने दिन की मेहनत होती है, कितने टाइम से आपको स्टेप्स के लिए ट्रेनिंग लेनी पड़ती है? ये ट्रेनिंग तो हमें हर रोज करनी पड़ती है, तकरीबन 3 घंटे मिनिमम। अच्छा।
और इसके लिए लड़ने के लिए जब जाते हैं हम, तो हमें दिल में तहिया करना पड़ता है कि हमने जीतना है, हर सूरत में जीतना है। क्योंकि मेरे वालिद साहब जल्ला सजीब कर अल्लाह ताला उनको, उन्होंने मुझे कहा था कि आप बहुत सूखे से पतले से हो, क्या लड़ोगे, या गोरे अंग्रेज लोग बड़े बड़े ऊंचे होते हैं, तो ये छोड़ो गेम, तुम हॉकी खेल रहे हो, क्रिकेट खेल रहे हो, ये खेलते रहो। हाँ। तो मैंने कहा नहीं, मैंने ये खेलनी है। हाँ, ये जो आपने सूखे से लंबे से की बात की ना, मैंने देखा है कि जो कराटे है ऐसे मतलब मर्दों की या खवातीन की जो बॉडी होती है ना, वो बड़ी एथलेटिक शेप में होती है, वो बॉडी बिल्डर्स की तरह मोटे मोटे मसल्स नहीं होते। नहीं, वो इसलिए कि बॉडी अगर हम बनाएंगे तो हम पंच सीधा नहीं मार सकते, हमारा पंच इस तरह रहेगा, हाफ। हाँ, ये मसल बनते हैं, फिर कर्व आ जाएगा। हाँ, उसके तो हम अंदर जब पंच मारते हैं तो यानी कि हम रिच नहीं कर सकते, उस तक पहुंच नहीं सकता हमारा हाथ, तो हमारा फिर हाथ इस तरह रहेगा, तो वो पहुंच नहीं पाता। तो पहलवानों के जो होते हैं वो बिल्कुल सीधा नहीं कर सकते। फिर तो सर साहब इसके लिए डाइट थोड़ी सी डिफरेंट होती है, क्योंकि बॉक्सिंग डाइट तो थोड़ी डिफरेंट होती है। नहीं, हम लोग कोई डाइट नहीं होती, ऐसे लोगों ने बहाना बनाया हुआ है, और ये लक्कड़ हजम, पत्थर हजम, कुछ भी खा लो। हर चीज खाता हूँ मैं तो। अच्छा, तो नहीं तो कुछ ये वाला सिचुएशन हो कि जैसे कि आपने इन आवर्स में खाना है और इन आवर्स में नहीं खाना? नहीं, ये कुछ नहीं, जो मर्जी खाएं आप, लेकिन आपकी ट्रेनिंग जो है वो जरूरी होनी चाहिए। पाकिस्तान में आपको कितना पॉपुलर ये स्पोर्ट गेम लगता है? पाकिस्तान में पॉपुलर तो बहुत है और टैलेंट भी बहुत है, लेकिन यहाँ पर सपोर्ट नहीं है बिल्कुल भी, ना गवर्नमेंट की है ना सपोर्ट, बिजनेसमैन की सपोर्ट है। और इस सपोर्ट की ना मिलने की वजह आपको क्या नजर आती है? ये कि वो समझते हैं कि हमें कमबैक कुछ नहीं मिलेगा, हमें कुछ नहीं मिलेगा वापस, कि हम किस लिए सपोर्ट करें, कि हमें क्या मिलेगा, कि हम किस लिए पैसा खर्च करें जो हमें कुछ मिलेगा, वो ये सोचते हैं। तो अब इंग्लैंड के अंदर तो ये है कि गवर्नमेंट जो है, लोकल गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। अच्छा, कहते हैं ना कि हर चीज का इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए ना आपको लोगों को पहले कुछ दिखाना पड़ता है। एक टाइम था कि जैसे हम लोग चाइनीज मूवी देखा करते थे, जैकी चैन की मूवी, वो स्पेशली हिट्स ही अपने कराटे एक्शन की वजह से हुआ करते थे। तो अब ये इस तरह का कुछ है नहीं। बॉडी बिल्डिंग के भी हमने देखे बहुत सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज हो रहे होते हैं, लेकिन कराटे का उस तरीके से हाईलाइट नहीं होता। ये भी एक रीजन है कि लोगों के अंदर इसलिए भी अवेयरनेस नहीं है? नहीं, वो इसलिए कि लोग सपोर्ट नहीं करते इसको। अच्छा, हाँ, अगर जब सपोर्ट करेंगे, जब ज़्यादा इसको हाईलाइट किया जाएगा तो ज़्यादा लोग देखेंगे। अब क्रिकेट को ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है, या फुटबॉल इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान में आ रहा है, तो इसको फुटबॉल को भी हाईलाइट किया जाएगा ज़्यादा, लेकिन कराटे को नहीं सपोर्ट किया जा रहा, क्योंकि इसमें पैसे नहीं है, इसमें इज्जत बहुत है। सही। अच्छा, दूसरा मुझे ये भी बताइएगा कि ये जो कराटे है, इसमें आपने डाइट का तो बता दिया कि इसके लिए कोई नपी तुली डाइट नहीं होती, जो आप खा पी रहे हैं बस वही चलता रहेगा, और उसके साथ ही आप कंटिन्यू कर सकते हैं। जो कम उम्र बच्चे हैं वो किस एज में कराटे को ज्वाइन कर सकते हैं? 5 साल की उम्र है। 5 साल की उम्र। और दूसरा ये कि बच्चियों के लिए भी एक हेल्दी एक्टिविटी है ये? बच्चियों के लिए तो बहुत ज्यादा है। अब यू नो व्हाट्स हैपनिंग दिस डेज इन स्ट्रीट्स, गलियों में कुचों में क्या हो रहा है आजकल, बच्चियों के साथ क्या ज्यादतियां हो रही हैं, तो बच्चियों के लिए सेल्फ डिफेंस इससे बच्चियों को आता है बहुत ज्यादा, बच्चियों के लिए खास तौर पर ये, और बच्चियां सीख भी रही है। मैंने देखा है, क्लबों में देखा है, लाहौर में देखा है, कराची में देखा है, इस्लामाबाद में। खुद भी एक अकेडमी चला रहे हैं? जी, आप खुद भी एक अकेडमी चला रहे हैं? जी हाँ, मैं चला रहा हूँ। और कितने टाइम से आप ट्रेनिंग दे रहे हैं वहाँ? मैं ट्रेनिंग तो काफी सालों से दे रहा हूँ मैं, तो मेरे अपने कोई एक ऐसा फेमस नाम जिन्होंने पाकिस्तान के लिए कुछ किया हो, आपने कोई एक ऐसा एथलीट ट्रेन किया हो? नहीं, मैंने तो काफी ट्रेन किए हुए हैं। मेरे तो जो फाइटर हैं वो ब्रिटिश टीम में लड़ रहे हैं इस वक्त। अच्छा, वर्ल्ड चैंपियन भी रहे हैं। वाह, नाइस। और यूरोपियन चैंपियन रहे हैं, ब्रिटिश चैंपियन हैं, और ब्रिटिश टीम में भी हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ब्रिटिश को तो आप ट्रेन कर ही रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर आप कह रहे हैं कि इस किस्म के इवेंट्स नहीं हो रहे हैं, तो जहां पर लोगों को ट्रेनिंग देने के बाद वहां पर वो प्लेटफॉर्म दिया जाए, क्या ये एक महंगी स्पोर्ट है या एक नॉर्मल, मतलब इनके कैलकुलेटेड फीस के साथ भी आप ये ट्रेनिंग सेशंस ले सकते हैं? नहीं, ट्रेनिंग तो आप जहां मर्जी दे सकते हैं, जरूरी नहीं है इसका कि जगह का मुंतखब होना। क्योंकि अक्सर लोग जो इस किस्म की गेम्स एक्टिविटीज होती है ना, उसमें इसलिए भी इन्वॉल्व नहीं होते कि पता नहीं फीस कितनी होगी या किस तरह रजिस्ट्रेशन होगी, तो वो लोग जाते नहीं। मतलब नाम सुनने के बाद ही कि अच्छा कि अकेडमी में आपको जाना पड़ेगा, तो लोगों के ये माइंड सेट होता है। नहीं, माइंड सेट तो ये होता है कि यहाँ पर मैंने पाकिस्तान में ये देखा है कि जो इंस्ट्रक्टर हैं, टीचर हैं और जो कोच हैं, वो कंप्रोमाइज करते हैं। अगर बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता तो वो कहते हैं चलो हम आप पे करेंगे आपके लिए। तो ये मैंने बहुत अच्छा देखा है यहाँ सिलसिला, कि जो बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता वो सपोर्ट करते हैं बच्चों को। सही। तो उनके लिए मतलब कोई मुश्किल नहीं है, बच्चों के लिए कोई भी बच्चा सीख सकता है ये बात। हाँ जी।
ठीक है। अच्छा, मैं थोड़ी सी कंफ्यूज रहती हूँ हमेशा ही, ये ना इसमें बेल्ट्स भी मिलती हैं, किसी ने मरून लगाई हुई है, वो देखिए उसने एक ब्लैक भी लगाई हुई है। ये सबसे छोटी वाली कौन सी होती है कलर में और बड़ी वाली कौन सी होती ये है? हर स्टाइल का डिफरेंट स्टाइल होता है, अच्छा, डिफरेंट कलर होता है। वैसे हमारे स्टाइल के अंदर जो है मार्शल आर्ट के अंदर वो वाइट बेल्ट से शुरू होती है, अच्छा, फिर 3 वाइट बेल्ट होती है इसमें, फिर होती है वाइट येलो बेल्ट 7th क्यू, व्हाइट, ऑफ व्हाइट, क्रीम व्हाइट, बेज व्हाइट। 10th क्यू से शुरू होती है, 9th क्यू, 8th क्यू ये वाइट बेल्ट होती है, अच्छा। 7th क्यू येलो बेल्ट है, 6th क्यू ग्रीन बेल्ट है, और 5th क्यू ये 5th क्यू क्या है, 6th क्यू क्या है? ये स्टेज आते हैं। अच्छा, स्टेजेस। 10th से शुरू होती है, 10th डाउन पे फिनिश होती है, फर्स्ट डाउन पे। ओके, हाँ जी। तो ये फिर कैसे स्टेजेस को आप compete करते हैं, कैसे पता चलता है कि अब आप जो है वो नई स्टेज पे जा रहे ये हैं? इसलिए कि जिस वक्त बच्चा सीखता है तो उसको 4 से 5 महीने या 3 महीने, 3 से 4 महीने के अंदर हम ग्रेडिंग करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, ट्रेनिंग के बाद फिर कोई एग्जाम होता होगा, कोई एग्जाम टेस्ट देते होता होगा, एग्जाम लेते हैं हाँ। हम। तो एग्जाम में उनको पास करते हैं या फेल करते हैं, जिस तरह वो बच्चा एबिलिटी पे होता है, उसकी एबिलिटी पे क्या है। बच्चों के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल बेल्ट हासिल करना कौन सा हो जाती है? बेल्ट तो सारी मुश्किल है, नहीं, लेकिन फिर भी जहां पर आपको लगता हो कि प्लेयर्स जो हैं या एथलीट्स जो हैं वो यहां पर आके थोड़ा सा फंस जाते हैं और वहां पर इस वाले सेगमेंट में या इस वाले टेस्ट में है ना, जरा दोबारा से फिर से टेस्ट वो के लिए जाना पड़ता है। दरअसल जब फर्स्ट डाउन पे आता है ना ब्लैक बेल्ट पर, अच्छा, तो उसमें जरा कैटा जो है, कैटा जो फॉर्म ऑफ कराटे होती है हमारी, वो जरा हार्ड होती है। जरा कैटा का एक स्टेप तो बताएं हमें, आप कैसे कर रहे थे? कैटा अभी? होता है, हाँ, ये जो अभी आप कर रहे थे। ये कैटा होता है, ये ब्लॉक करते हैं इस तरह करके, ओके, और करना होता है इस तरह, और फिर ब्लॉक होना होता है इस तरह करके, और ऊंची ऊंची ब्लॉक, साइड ब्लॉक इस तरह की, हेड ब्लॉक हो गया ये इस तरह करके। और सबसे ज्यादा यही वाला जो स्टेप है ना बहुत ज्यादा हिट होता है, अक्सर बच्चे भी जो होते हैं ना वो यही करते हुए हमें नजर आ रहे होते हैं। बच्चे ज्यादा ये स्टैंड करते हैं, फाइटिंग स्टैंड, हाँ, ये बच्चों का फेवरेट स्टंट ये है, और जो एल्डर्स हैं उनका वो है जो अभी आप हमें बता रहे थे। जी हाँ। थैंक यू सो मच निसार इस्माइल साहब, एक अच्छी और एक हेल्दी डिस्कशन रही आपके साथ। तो कराटे बच्चों के लिए खासे इंपॉर्टेंट है, उनके इम्यून सिस्टम को, उनके बोन्स को स्ट्रॉन्ग कर रखने के लिए। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप अपने बच्चों को किसी न किसी हेल्दी एक्टिविटी में इन्वॉल्व करें तो कराटे उनमें से एक वन ऑफ द बेस्ट स्पोर्ट्स गेम है। अपने बच्चों के रजिस्ट्रेशन करवाइए ऐसी अकेडमीज में अगर आप इजीली अफोर्ड कर सकते हैं। वैसे तो अब निसार साहब हमें ये भी बता रहे थे कोई इतनी महंगी स्पोर्ट नहीं है, आप इजीली जाके किसी न किसी बच्चे का अपना दाखिला करवा सकते हो। और इसमें कोई डाइट इश्यूज भी ऐसे नहीं है कि आपने अपने बच्चे को इतने अंडे खिलाने हैं, इतना मक्खन देना है, इतना दूध पिलाना है, इतनी डबल रोटियां होनी चाहिए, नहीं। वो जो रोटी चावल घर में खा रहा है वही वो कराटे खेलते हुए भी खाएगा और अपना खाना अच्छे तरीके से डाइजेस्ट करेगा, उसका मेटाबॉलिज्म जो है वो अच्छे तरीके से बूस्ट होगा। क्योंकि हम अक्सर बच्चों में देखते हैं उन्हें भूख नहीं लगती, और छोटी उम्र में उन लोगों के लिए खाना और अच्छी खुराक लेना इंतहाई इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, मैं थोड़ी सी चाय पी लूं, ठीक है? थोड़ी सी मुझे एक ब्रेक दे दें आप लोग। स्टे ट्यून्ड टू पाकिस्तान। जी वेलकम बैक वंस अगेन। तो जनाब मौसम खासा जो है वो ठंडा हो चुका है और ऐसे में हम देखते हैं कि दिसंबर में बहुत सारे इवेंट्स जो हैं वो ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं। ऐसे में एक और इवेंट है जो कि प्लाक के ज़ेरे तमाम ऑर्गेनाइज किया गया है, लेकिन इस इवेंट की खासियत क्या है, किसके नाम किसको ट्रिब्यूट पेश करने के लिए रखा गया है, उस हवाले से बात कर लेते हैं। चिश्तिया पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले नामवर शायर अली अरशद मीर की बरसी आ रही है और पंजाबी ज़बान में अरशद अली मीर अपने खासा मकाम रखते हैं और उनकी शायरी का जो तर्जुमा है वो मुख्तलिफ ज़बानों में किया गया है। और मशहूर यूनानी शायर की निस्बत अली अरशद मीर को पंजाब का होमर भी कहा जाता है। तो जनाब पेशे के लिहाज से आप एक टीचर रहे हैं और दाएं बाजू की जमात मजदूर किसान पार्टी से वाबस्ता रहे हैं, यही वजह है कि आपकी खिदमात को खराज अकीदत पेश करने के लिए प्लाक के ज़ेरे तमाम ये इवेंट्स जो हैं वो ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। और मैं तो इस चीज़ को अप्रिशिएट करती हूँ कि हम इंग्लिश की तरफ बहुत ज़्यादा भागते हैं जो कि हमारी मदर टंग नहीं भी है, लेकिन वो ज़बानें जो कि कौमी जज्बा जो है वो बेदार करती हैं और उभारती हैं आपके ऐसे साथ को दूसरे सूबों के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर रखने में। कुछ मीठी ज़बान भी कहा जाता है पंजाबी ज़बान को, तो इस पर भी हम ज़रूर बात करते हैं। डॉक्टर समर फरोख साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें वेलकम करते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये बताएगा अरशद मीर साहब की जो खिदमात रही हैं पंजाबी ज़बान के लिए वो किस कदर रही हैं कि आज उनको ट्रिब्यूट पेश करने के लिए प्लाक जो है वो इस किस्म के इवेंट्स को ऑर्गेनाइज कर रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं न्यू टीवी का और ज़रियाब आपका
बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें मदऊ किया और स्पेशली मादरी ज़ुबानों पे बात करने के हवाले से इस सेगमेंट को ऑर्गेनाइज़ किया। प्रोफेसर अलियशद मीर पेशे के एतबार से आप उनका एक कंप्लीट इंट्रो हमें दे चुकी हैं। गिरती हुई दीवारों को एक धक्का और दो, एक ऐसा स्लोगन है जो कि मजदूर किसान से लेके शायद दाएं नहीं बाएं बाजू का भी स्लोगन बन चुका है। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। वो तराना भी प्रोफेसर अलियशद मीर का ही लिखा गया है और उसी धरती पर ये पढ़ा जाता था। दीर बलोचिस्तान जला, इस आग में हर इंसान जला, वहशी खूनी हाथों में फिर पूरा पाकिस्तान जला। तो ये एक स्लोगन उनका, एक मैं समझता हूँ उनका इंट्रोडक्शन भी है ये स्लोगन, उनकी एक्टिविज्म का और रेजिस्टेंस का। तो पंजाबी से जुड़त उनकी एमए पंजाबी पीयू से करने के वक्त ही उनका एक चेंज जो मैं समझता हूँ, जो हमने सुना है, क्योंकि वो उनका उठना बैठना और मजदूर किसान पार्टी के साथ ही उसे कॉन्स्टिट्यूट भी उन्होंने अपने खित्ते में जब किया, तो उस वक्त से ही पंजाबी लैंग्वेज के साथ उनकी जुड़त थी। और शेर कहना तो बचपन से ही वो शेर कहते थे। उनके शेर जैसे ये तराना उनका, जब वो ही वॉज इन इंटरमीडिएट तब ये स्लोगन के तौर पे उभरा था। फिर प्योर पंजाबी लैंग्वेज की तरफ ही वो शिफ्ट कर गए और फिर कई ऐसी सतरें हैं जो हमें नज़र आती हैं उनके, जो कि बड़ी मशहूर भी हुई। और उसके अलावा ये कह देना कि अपने खित्ते से जुड़त, यस ये बात बड़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि टैगोर भी बंगाली लैंग्वेज में लिखते थे। इट्स टू डिफ़िकल्ट कि आप अपनी रहतल से दूर रह सकें। तो एक जेन्युइन बंदे को या जेन्युइन पोइट को उसके खित्ते के ही सिंबल्स मिलते हैं अपनी सत्रों में बयान। अच्छा डॉक्टर साहब, हमने ये देखा कि माशाल्लाह आप भी पेशे से, मुझे नहीं पता, आप PhD स्कॉलर डॉक्टर हैं। जी। तो सिचुएशन यहाँ पे यह थी कि हम लोग ना अनफॉर्चुनेटली एक ऐसे मुआशरे में रह रहे हैं जहाँ पर हम पंजाबी ज़बान को ना बड़ा हकीर सा समझने लगे हैं। ऑफिस में अगर कोई पंजाबी में बात करता है तो उसको एक तरफ ऐसे देखा जाता है। गली मोहल्ले में किसी ने पंजाबी ज़बान के 2 जुमले बोल दिए तो लोग उसको भी थोड़ा सा ना क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। या कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में तो ये ज़बान बिल्कुल ही नहीं बोली जाती। क्या ये वो वजूहात है कि जिनकी वजह से आप लोगों को फील हुआ कि नहीं, इस किस्म के इवेंट्स जो वो ऑर्गेनाइज होना बहुत ज़रूरी है? जी, ये बात आपकी बिलाशुबा ठीक है। और इसमें ये जो हुकूमती पुष्ट बनाई है, मैं समझता हूँ ये लैंग्वेज, कॉन्स्टिट्यूशन ने तो हमें पूरी आज़ादी दी है। अगर हम 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन उठाएं तो मादरी ज़ुबानों को और अपनी लैंग्वेज पे अगर आप बात करें तो वो आपको कंप्लीट आज़ादी देता है। अब मामला ये है कि क्या ब्यूरोक्रेटिक लाइफस्टाइल में ये लैंग्वेज फिट बैठी या नहीं बैठी। अगर मैं एक आम बंदे के एतबार से बात करूं तो मुझे ऐसे लगता है ज़रा आपके जैसे, अगर हम किसी से स्पेस क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके डायलेक्ट से बाहर आ जाएं, उसकी लैंग्वेज से बाहर आ जाएं, उसका कंफर्ट लेवल हम तोड़ देते उसका कंफर्ट टूटता है ना, वो आपको समझ सकता है और एक स्पेस पॉलिसी रहती है। आज भी हमने देखा कि अगर हम किसी अपने से बात करते हैं ना, वो 2 जुमले इंग्लिश में लिख दें, ऐसा लगता है बड़ी फॉर्मल गुफ्तगू स्टार्ट हो गई है। वो खूबसूरती, वो जो रिश्ते के दरमियान होनी चाहिए वो नहीं है। तो फिर हमने पंजाबी ज़बान का दामन क्यों छोड़ दिया है? ये इसकी मैं समझता हूँ सियासी वजूहात इंपॉर्टेंट हैं। अगर हम अशराफिया की ज़बान नहीं बन सकी। जी, इसमें अगर आप प्री पार्टीशन वॉर देखें तो उसमें मौलाना अब्दुल हक साहब का भी एक बड़ा अहम किरदार है। इवन के इस लैंग्वेज को बोलने वाले को शायद काफिर भी कह दिया गया। उससे अगर पीछे चलें तो ये एक दरावड़ी लैंग्वेज है। अगर इसकी हिस्ट्री की बात करें तो दरावड़ी सिविलाइजेशन में पुन्नी कबाइल, पुन्नी हमाओस्त एक स्लोगन उठता है जो ये बताता है कि ये राविलरी की ही लैंग्वेज थी, दरावड़ी कबीलों की लैंग्वेज थी। मैं जेनेटिक्स का उस्ताद हूँ और मैं समझता हूँ तालिब इल्म हूँ, तो उसमें अगर मैं ये बात करूं तो ये फर्स्ट दुनिया की सिविलाइजेशन थी जिसने अपनी पूरी दुनिया में रूट्स बनाए। सिंध सिविलाइजेशन जिसे हम कहते हैं, उसकी जो फर्स्ट फॉरमोस्ट रेस जो कि इमिग्रेंट के तौर पे भी उभरी, जिसे हमने जिप्सीज के नाम से अब जानते हैं, दरावड़ी। ये दरावड़ियों की बोली है और इसकी रूट्स इतनी तगड़ी हैं कि आप इसे बलूचिस्तान में दरावी कबीले से उठा सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या ये वजह भी हम इसे कह सकते हैं कि हमारा आज का नौजवान पंजाबी ज़बान से इसलिए दूर है कि उसे पंजाबी की तारीख के बारे में इल्म ही नहीं है कि हमारे फोर फादर्स किसका क्या रहा है ताल्लुक इस ज़बान से, किसकी क्या खिदमात रही हैं? क्योंकि अगर हमारे पास ये शऊर होगा ना तो शायद वो ज़बान कहने में और बोलने में हम भी थोड़ा प्राउड फील करेंगे, ना कि 2 जुमले बोलने के बाद हम लोग ना खुद को थोड़ा सा शैडो फील करेंगे। जी जरा, आप ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात है। अब ये बॉर्डर के उस तरफ अगर हम देखें तो इस लैंग्वेज में कोई बंदा और महसूस नहीं करता। ये वो इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री, बल्कि इस हमारे मेले में ये भी डिस्कशन होगी कि पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री का, यहाँ सैयद नूर साहब भी आ रहे हैं,
तो उनका क्या यहाँ ड्रॉबैक क्यों है, डिक्लाइन क्यों करती है? बॉर्डर के उस तरफ ये इंडस्ट्री मिलियनर बिलियनर है। ट्रू। और उन लोगों ने अपने एक डायलेक्ट को जिंदा रखा। आपने देखा होगा YouTube पे मोस्टली ऐसे सिंगर्स हैं जो कि बहुत ज्यादा फेमस नहीं हैं, जिनके बड़े बड़े नाम नहीं है, लेकिन उन अपने पंजाबी गानों की वजह से वो इतने हिट हो चुके हैं कि जिसकी हद नहीं। और आप ये देखें कि लोग पंजाबी रीमिक्स को कितना पसंद करते हैं, पंजाबी प्लस इंग्लिश का जो एक वर्जन आता है गानों का, तभी इतनी पॉपुलैरिटी नजर आती है। और कनाडा ने तो देखें अपना कौमी तराना पंजाबी में लॉन्च कर दिया। अब ये आप देख लें कि ये कल्चर ऐसा बन गया है कि ये इन्वेडर्स की मद में आया हुआ वो खित्ता है कि जिसने हाइब्रिडाइज्ड लैंग्वेज पैदा की। जरूरत क्यों नहीं महसूस हुई कि हम भी अपना कौमी तराना थोड़ा पंजाबी में ले आए? हमें जरूर करना चाहिए, और हमारे कई तराने हैं, हमारे कई नेशनल हीरोज हैं। अगर हम राय खल की हिस्ट्री देख लें, हम भगत सिंह की हिस्ट्री देख लें, हमारे पास रंजीत सिंह के हवाले से वी हैव लॉट ऑफ हीरोज। हमारे पास इतने हीरो, हमारी शाहमुखी कहते हैं, ये पीरों की जुबान थी, जिसमें बाबा फरीद हैं, जिसमें मियाँ मोहम्मद बख्श हैं, जिसमें ख्वाजा गुलाम फरीद हैं, जिसमें हमारे पास बुल्ले शाह है, वारिस शाह है। और मॉडर्न पोइट्स में मैं तो प्रोफेसर इलियास शदमीर को भी उन्हीं जुमरे में रखता हूँ, एज अ पोइट ऑफ रेजिस्टेंस। तो वो जो आने वाले दौर में हम इस लैंग्वेज को जो इम्पोर्टेंस नहीं दे पा रहे, उसमें हुकूमती सरपरस्ती का मैं समझता हूँ सबसे अहम किरदार, सबसे अहम किरदार है। वैसे अगर हम अरशद मीर साहब के हवाले से गुफ्तगू कर ही रहे हैं, जी जी। मैं तो पंजाबी के बारे में भी ये कहूंगी कि पंजाबी सिर्फ जबान नहीं है, इसकी अदायगी भी बड़ी मैटर करती है। चंद जुमले आपने कुछ देर पहले कहे थे अशार, वो मुझे बहुत अच्छे लगे थे। अगर अरशद मीर साहब की कोई एक याद आप ताज़ा करें। हाँ जी, मैं क्योंकि तैमूर रहमान साहब भी आ रहे हैं और उनका एक सेशन है जो कि तबका और कौमियत पर है। अच्छा। इस मीर मेले में, तो तबका और कौमियत के हवाले से मीर साहब खुद को और हम सब को आप दरगाह समझते हैं। एक नज़्म आपको सुनाता हूँ जरूर। कि मिट्टी कुल शजरे पीड़ियाँ, मिट्टी कुल शजरे पीड़ियाँ, एक केड़ा सैयद जट है। मिट्टी कुल शजरे पीड़ियाँ, एक केड़ा सैयद जट है। एक कौन मलीच कुशतरी, एक केड़ा घुप्ता नट है। ये सांसी भोरिया कौन से, एक कौन असील नखट है। कहो आप करामत आपा, हथ पैर सलामत आपा। कहो आप करामत आपा, हथ पैर सलामत आपा। कहो मन्नत खुद दरगावी, कहो रोग भी आप उपावी। वाह। ये आप दरगाह की उनकी एक फिलॉसफी है, जो मैं समझता हूँ कि हमें खुद को इतना साइकोलॉजिकली भी बूस्ट करना चाहिए कि वी आर द वन, कि हम कुछ कर सकते हैं, जो कहीं खुदी और रूमी के यहाँ भी खुदी की फिलॉसफी है। जी जी जी, वन शुड oblige बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। दूसरा ये कि जरा सेगमेंट का मेरे पास वक्त भी खत्म होता चला जा रहा है। ये जो 2 रोजा मेला है, इसमें आपने सैयद नूर साहब का भी बताया कि वो भी शिरकत इख्तियार करें। कौन कौन पर्सनालिटीज जो हैं वो आ रही हैं, लोगों का रिस्पांस क्या है, पासेस वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से? कुछ टैबलोज भी आई गेस रखे गए हैं। जी जी, इसमें मैडम क्योंकि ये ज़रिया जुड़ा हुआ है लोकाई से, तो इसमें कोई पासेस नहीं। अच्छा। ये मेला सबका है भाई, ओपन इनविटेशन है आप लोगों के लिए। हाँ। और दूसरी बात यह है कि इसमें तकरीबन 20 डिफरेंट सेशंस हैं, जिसमें लसानी मसाइल जो पंजाबी के स्क्रीन पर भी हम लोग, सॉरी जो इंटरप्ट हुई, हम लोग चला रहे हैं कि 31 दिसंबर को ये ऑर्गेनाइज किया गया है प्लाक के ज़ेर एहतमाम, और वहां पर एक ओपन इन्विटेशन है। तो पंजाबी जबान से मोहब्बत रखने वाले, क्योंकि सच में बड़ी मीठी जबान है, अगर इसकी अदायगी आप दुरुस्त अंदाज में कर रहे हैं तो ऐसे ही है, ऐसे ही है। अब इसमें कई सेशंस हैं, जैसे बाल अदब बड़ा इग्नोर्ड है पंजाबी का, बच्चों का अदब बहुत ज्यादा बाल मीन्स बच्चे उनका अदब बहुत इग्नोर्ड है। वो किस तरह बनाया गया है, हमारे यहाँ अशरफ सुहेल साहब हैं, उनका बड़ा काम है, उन्हें हमने बुलाया। कहानी के एतबार से हमीद राजी साहब हैं, चाहे वो बैरोक्रेट हैं मगर अपनी लैंग्वेज से बहुत जुड़े हुए हैं। वो अपनी मतराजम के हवाले से, जैसे हम उलत्था कहते हैं पंजाबी में, ट्रांसलेशन के हवाले से बात करेंगे, सफरनामे के हवाले से बात करेंगे, कौमियत और तबके के हवाले से बात होगी, मज़ाहमती आहंग के हवाले से प्रोफेसर साहब की शायरी के हवाले से बात होगी, सैयद नूर साहब फिल्म के बारे में बात करेंगे, अली इजाज की याद में हमने एक सेशन रखा हुआ है, उनकी पंजाबी फिल्मों के हवाले से बात होगी। तो ऐसे कई सेगमेंट्स हैं। उसके अलावा पंजाबी कल्चर में भंगड़ा और इसका कल्चर हम छोड़ नहीं सकते, इसके कोजीन्स बड़े डिफरेंट। यही तो मसले की बात है ना, कि जो चीज हमारे इंटरेस्ट की है, जो हमें हल्की फुल्की एंटरटेनमेंट प्रोवाइड कर रही है, उसको हमने पिक कर लिए, लेकिन जो हमें इल्मो अदब सिखा रही है, थोड़ी तहजीब सिखा रही है, कि कल्चर सिखा रही है, उसको हमने थोड़ा पीछे कर रखा है। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर सरमद फरोज साहब, आपने वक्त दिया है और बड़ी प्यारी नज़्म आपने पढ़ी, और कुछ ऐसे मैसेजेस जो कि आप तक पहुंचना बहुत जरूरी थे, वो उनके थ्रू हमने आप तक कन्वे
की है, तो एक ओपन इन्विटेशन है आपके लिए। मुझे तो मेरे प्रोड्यूसर साहब कहते कि जरा अगर चंद ज़बान पंजाबी अल्फाज के साथ आप इस्तेमाल करके कुछ जुमले लोगों को वेलकम कर दें उस अदबी मेले के लिए, तो मुझे लगता है कि मैं बहुत बुरा हाल कर दूंगी उन जुमलों का। और मैं पंजाबी के साथ वो ज्यादती नहीं करना चाहती, क्योंकि पंजाबी बहन भाई मुझे छोड़ेंगे नहीं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे ट्यून, यो पाकिस्तान। वेलकम बैक वंस अगेन। तो मैंने आपको प्रोग्राम के स्टार्ट में ही बोल दिया था कि हम नए साल को बड़े अच्छे तरीके से जो है वो गुड बाय करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाला साल हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट और कितना अच्छा हो सकता है। तो इसी पर आज हम बात करेंगे और हमारे साथ एस्ट्रोलॉजर मौजूद हैं राहिला साहिबा। उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग राहिला। सभी की कोशिश होती है कि किसी न किसी को पता चल जाए भाई हमारे लिए आने वाला नया साल कैसा रहेगा। तो पहला सवाल सबको छोड़ के पाकिस्तान के लिए आने वाला साल कैसा रहेगा? Assalamu alaikum Zaryab and a very good morning to all of your viewers as well. Thank you. अच्छा, पाकिस्तान के लिए ऑब्वियसली ये तो हम सब ये जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान के लिए कैसा रहेगा। एक खुशखबरी है सबके लिए। अच्छा, आई एम नॉट गोइंग टू से कि इट्स गोइंग टू बी एक्सट्रीमली हंकी डोरी कि हर चीज जबरदस्त हो जाएगी, दैट्स इम्पॉसिबल। लेकिन पाकिस्तान के लिए राइजिंग ईयर है। वो कैसे कि पाकिस्तान नेशनल ईयर नंबर बन रहा है इस साल, दैट इज नंबर 3। और अगर हम देखें 2024 को हम अगर इफ वी सम इट अप तो इसका जो यूनिवर्सल। राहिला सॉरी टू इंटरप्ट यू, इस वक्त शहबाज साहब कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हैं, बराह रास्त लिए चलते हैं।